आज डिस्कस करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का महामैराथन सीरीज में टॉप 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। आज के इस दिन में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 29 मार्च को होने वाले आपके आईपी एग्जाम में मिलेंगे। तो बिलीव करो, जितने भी क्वेश्चन आज मैं बताने वाली हूँ सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एवरी ईयर आते हैं एग्जाम में, चाहे किसी भी तरीके से आपसे पूछे जाए। तो आज का सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम 50 या कुछ 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग काउंट करके बताना कि हमने कितने क्वेश्चन आंसर्स आज के इस सेशन में कवर किए हैं। तो जरा जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाओ, खुद को एनालाइज करते चलो कि वाकई में आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो मेरे साथ या नहीं। तो चलिए करते हैं श्री गणेश आज के इस सेशन का विद क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस टॉप 50 एमसीक्यूज। तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जितने यूनिट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 1, सोसाइटल इंपैक्ट्स, कंप्यूटर नेटवर्क, क्वेरिंग यूजिंग डेटाबेस, एसक्यूएल की मदद से चारों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज वेरी एफिशिएंट एंड ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब? कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर सारी नोड्स कनेक्टेड होते हैं? वो टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, बस होती है या रिंग? जल्दी से आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके सो भाई, इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में होता है एक सेंट्रल हब और उससे कनेक्टेड होते हैं कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स लाइक इस तरीके से, और इन सारे कंप्यूटर सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो ये हब ही होता है। तो हब को हम यहाँ पर कहते हैं सेंट्रल डिवाइस। हब की मदद से कोलाइजन्स हो सकते हैं, हो सकता है कि सेम टाइम पर जो कंप्यूटर्स है उन्होंने डेटा ट्रांसफर किया हो, है ना, तो यहाँ पे कोलाइजन होता है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम स्मार्ट हब, दैट इज इंटेलिजेंट हब, दैट इज स्विच का यूज करते हैं। तो जो लाइंस मैंने अभी आपको बताई, ये सब लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज इसके क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो वो टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क का, वो कहलाता है स्टार टोपोलॉजी। बाकी ट्री टोपोलॉजी में इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं। बस टोपोलॉजी में सिक्वेंशियली इस तरीके से एक बैकबोन के थ्रू क्या होते हैं, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी में सर्कुलर वे में एक रिंग के फॉर्मेट में क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, जिसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, होपफुली आप सभी से बन भी गया होगा ना। तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया, सही था ना आंसर? मैच करते चलना मेरे साथ में, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे ताकि स्पीडली हम सेशन को खत्म करें और आप फिर इसको रिवाइज भी कर सको। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, बेटा पूरा कोर्स क्लास 12th आईपी का कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट चैप्टर्स के वीडियोस अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। कंप्लीट आईपी, अभी तक भी आईपी की बुक खोल के नहीं देखा है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी बरखा मैम आपके साथ है। इन 4 दिनों में फोड़ के आओगे पेपर, गारंटी मेरी है, ठीक है। बस आपको मेरे साथ में लगना है, मेरे साथ में मेहनत करनी है। तो यदि चाहते हो, आपने यदि अपना गोल बनाया हुआ है कि आपको लेकर आना है कितने मार्क्स, आपको लेकर आना है पूरे 70 में से 70 मार्क्स अपने आईपी में, तो बस मेरे साथ इन 4 दिनों में आपको बने रहना है, जिसकी मदद से आप पेपर को फोड़ कर आ सकते हो, जैसे 10th वाले फोड़ कर आए। देखा होगा आपने, है ना, 10th का आईटी एआईसीए का पेपर इतना शानदार आया था, इतना झकास पेपर आया था। बच्चे पूरे क्वेश्चंस करके आए हैं, पूरे क्वेश्चंस करके आए, आराम से 45 से 50 के बीच में वो लोग पूरे फुल मार्क्स को स्कोर करेंगे। आगे मेरी बात समझ में? चलो, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, दैट इज रमनदीप इज अ यंग वुमन विद ग्रेट एस्पिरेशंस and as a good team of like-minded people, she along with her team members started a company to sell handicrafts online and also designed a logo for their company. ओके, तो रमनदीप ने यहाँ अपनी कंपनी के लिए एक बढ़िया सा लोगो भी बनाया हुआ है। What type of intellectual property does this logo represent? तो यहाँ पे उसके लोगो से कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है? दैट इज पैटेंट्स, कॉपीराइट, डिजाइन या ट्रेडमार्क। तो आपको अच्छे से पता है, जो किसी कंपनी का लोगो होता है वो उसका ट्रेडमार्क कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट इज ट्रेडमार्क।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रेडमार्क। लेकिन वही उसके कुछ डिजाइन होंगे, है ना, कुछ उसका आर्टिस्टिक वर्क होगा, तो वो बेसिकली उसका कॉपीराइट में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ट्रेडमार्क। सही है आंसर? ओके, डोंट फॉरगेट टू राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके ऑल्सो। और एक पेज पे 1 2 3 4 करके लिखते चलो, और जो जो आपके सही जा रहे हैं उसके आगे टिक मार्क करते चलो, ताकि एट द लास्ट ऑफ द सेशन, इस सेशन के खत्म होते होते तक एंड में आपको स्कोर करके जाना है कि मैम हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए और इतने में से आपके इतने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आज का टारगेट क्लास 12 आईपी वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ ये है कि जितने एमसीक्यूज मैं यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ, 50 60 70 जितने भी एमसीक्यूज, आपको उन एमसीक्यूज को लिखना है 1 2 3 4 नंबर डाल के। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, आपका आंसर सही होता है तो टिक मार्क करो, गलत होता है तो क्रॉस करो। अंडरस्टैंड दिस थिंग? लास्ट में काउंट करना कितने क्वेश्चंस करें और कितने सही करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जरूर जाना। नो मैटर आपके कितने भी सही होते हैं कितने भी गलत होते हैं, बट इट इज जस्ट फॉर योर ऑब्जर्वेशन कि आप पहले दिन कहाँ लाई कर रहे हो। और अभी भी हमारे पास आज के बाद भी 2 से 3 दिन बचेंगे जिसमें आप रखते हो ये क्षमता कि आप पेपर को फोड़ कर आ पाओगे। तो मेरे साथ बस आपको क्या करना है, जैसे जैसे पढ़ा रही वैसे वैसे पढ़ाई करते जानी है। समझ में आ गया? अगर ये एमसीक्यूज नहीं बन रहे बेटा, तो पूरे चैप्टर का, कंप्लीट चैप्टर का वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। पूरा आईपी मैंने एक वीडियो में खत्म करवा दिया है आपका। हाँ, 2 से 4 घंटे का वीडियो जरूर है, लेकिन शांति से 2x की स्पीड पे देख लो, ताकि आपको पूरा कोर्स अच्छे से समझ में आ सके, है ना जी? तो फिर ये एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो और ही अलग मजा है। वैसे सारे स्टूडेंट जितने मुझे सुन रहे हैं सभी ने पूरा आईपी कंप्लीट कर लिया है, एक बार तो वो वीडियो देख ही लिया होगा, है ना? नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लेना बेटा, उसमें पूरा आईपी मैंने 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपका कंप्लीट करवा दिया है। और क्या चाहिए? उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो सैंपल पेपर्स में आ चुके हैं, जो चुन चुन के मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो इस बार आने के 110% चांसेस है, वो क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, है ना जी? तो थर्ड क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम which objectionable and demeaning comments are posted on social media platform about a person such that he or she is mentally harassed. तो this type of act is known as, this type of crime is known as, क्या कहोगे इसको? इस टाइप के एक्ट को क्या कहोगे? फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग या आइडेंटिटी थेफ्ट। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे हमने वो आपका फर्स्ट यूनिट है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब थर्ड यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क और सोसाइटल इंपैक्ट के देखे। आगे पेंडास के भी क्वेश्चंस आएंगे, आगे आपके डेटाबेस के भी क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा सब्र रखो ना, अभी इजी इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाए, है ना, थोड़ा जाग जाओ, थोड़े क्वेश्चंस बन जाए, तो फिर आगे हम थोड़े डिफिकल्ट भी सॉल्व करेंगे, है ना जी? तो व्हाट इज द आंसर? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन बेटा। आंसर होगा इसका साइबर बुलिंग। जब आप किसी को ऑनलाइन परेशान कर रहे होते हो, उसको रॉन्ग कमेंट कर रहे होते हो, तो दिस इज नोन एज साइबर बुलिंग। जैसे कि आप बहुत अच्छे से इसको जानते पहचानते हो, है ना जी? चलो, which of the following is correct output of the following SQL command? लो, डेटाबेस को याद किया, डेटाबेस का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। करेक्ट एसक्यूएल कमांड क्या होगी ये बताना है। तो करेक्ट एसक्यूएल कमांड की जब बात आती है तो आपको यहाँ पे कुछ एसक्यूएल कमांड्स को पढ़ना होगा, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी है। यदि आपको क्लास 12th में अगर अभी भी, सुनो मेरी बात ध्यान से, यदि क्लास 12th में अगर अभी भी एसक्यूएल की बेसिक कमांड्स के बारे में आपको प्रॉब्लम है, उसमें डिफिकल्टी है, कुछ समझ नहीं आता है, तो बेटा क्लास 11th का प्लेलिस्ट का लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, जहां मैंने बेसिक कमांड्स को बिल्कुल स्क्रैच से समझाया हुआ है। क्या समझे? समझ में आया है ना? क्लास 11th का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने बेसिक कमांड्स को बहुत स्क्रैच से समझाया हुआ है। क्लास 10th में भी ये सारी कमांड समझाई हुई है। तो बेसिक यदि कमांड का समझना चाहते हो कि क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, है ना, ऑल्टर का यूज कैसे करते हैं, ये जो कुछ बेसिक कमांड्स मैंने बताई, ये नहीं बनती अभी भी, तो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाकर आप एक बार वीडियो को देख लोगे तो आपको क्विकली ये सारी कमांड्स बनने लगेगी। वैसे तो आपको 12th में कमांड्स को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा फंक्शंस का, क्योंकि क्लास 12th आईपी में एग्रीगेट फंक्शन, स्केलर फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बिना पेपर नहीं बनता है। डेटाबेस वाले चैप्टर से फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, और कौन से फंक्शंस के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे मैं ये भी बता सकती हूँ, है ना? तो बस आपको क्या करना है, बस आपको सभी सेशंस में मेरे साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? जल्दी से दोस्तों को बता दो कि भाई टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ में बरखा में हम हाजिर है आप सभी के साथ में, टॉप 50 एमसीक्यूज को लेकर, जिसकी मदद से आप पेपर को फोड़ कर आओगे, है ना जी? तो शुरू के जो 18 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पेपर में, फिर से सुन लो, शुरू के जो 18 क्वेश्चंस मिलेंगे, 18 क्वेश्चंस, ये 18 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एंड आई जस्ट वांट कि जब आप पेपर पढ़ो, जब आप पेपर देखो, तो पूरे 18 क्वेश्चंस आपसे बनते हो, पूरे 18 मार्क्स आपके हाथ में हो, ठीक है? तो बस इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंड, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सिलेक्ट राउंड, राउंड फंक्शन का यूज करना है, जो कि एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज द मैथमेटिकल फंक्शन, और 4 ऑप्शंस दे दिए, 3 स्ट्रिंग फंक्शन दे दिए और एक राउंड फंक्शन दे दिया,
बताकर आना है सही राउंड फंक्शन। तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, इन सारी चीजों को नोट डाउन करते चलो कि क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, जो लिखा है वो भी आ सकता है, जो बोल रही हूँ वो भी आ सकता है, दोनों चीज पे फोकस करते चलना बेटा, ठीक है। चलो 7-8 क्या लिखा हुआ है, 7876.4568, 2 राउंड फंक्शन इसको कैसे राउंड करेगा। राउंड फंक्शन क्या राउंड ऑफ करके आंसर देगा, बिना राउंड ऑफ करके आंसर देगा। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है प्रिसीजन। जब भी नंबर राउंड होता है, राउंड फंक्शन का मतलब होता है नंबर को राउंड ऑफ करना। जैसे आपके परसेंटेज आए सपोज 95.8, तो आप दूसरों को क्या बताओगे भाई, खुशी खुशी बताओगे कि आपके परसेंटेज 96 बने हैं भाई, यही बताओगे ना। क्यों, क्योंकि 95.8 मींस व्हाट, मींस मैम कि हमारी परसेंटेज हमने राउंड ऑफ कर दी, क्योंकि 5 से बड़ा डिजिट था बाद में, यही कहते हो। तो यहाँ भी राउंड फंक्शन इसको राउंड ऑफ करेगा। 7876.45, 5 के बाद क्या दिख रहा है 6, है ना। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 2 नंबर लेना है, ये प्रिसीजन बताता है कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट तो लेना ही है। अब 5 के बाद 6 है, जो कि बड़ा नंबर है 5 से, तो हम इसको क्या कर देंगे, 45 को 46 कर देंगे। अब जरा देखो आंसर कहाँ पर है, 7876.46, यस यही करेक्ट लग रहा है मुझको। तो 7876.45 ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, दैट इज 7876.46। क्यों, क्योंकि हमें प्रिसीजन में 2 दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखना तो जरूरी है, इस चीज का खास ख्याल रखना, ठीक है। चलो सही था सभी का आंसर, सही समझे थे कि नहीं, गलत तो नहीं समझे थे ना, डाउट क्लियर हो गया राउंड फंक्शन का। ओके, एग्रीगेट फंक्शन आर आल्सो नोन एज, एग्रीगेट फंक्शन को क्या कहते हो, तो बेटा जी एग्रीगेट फंक्शन और स्केलर फंक्शन मतलब सिंगल रो और मल्टीपल रो, नाम बता दिया मैंने, हिंट दे दिया मैंने। चलो जल्दी आंसर बताओ, स्केलर फंक्शन, सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन या हाइब्रिड फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन ऑलवेज नोन एज मल्टीपल रो फंक्शन, जिसमें सिर्फ 5 फंक्शन आपको है सिलेबस में और याद करना है। ध्यान रखना कौन कौन से आते हैं, सम, मिन, मैक्स और जल्दी बताओ एवरेज, एवीजी जिसको कहते हो, एंड द लास्ट इज काउंट। This all 5 functions are aggregate function and rest of the functions are scalar functions. जितने भी फंक्शन इन 5 के अलावा आपने देखे, लेन, मीट, काउंट, लेन, मीट, instr, ट्रिम वगैरह जितने फंक्शंस देखे इस चैप्टर में, वो सभी स्केलर फंक्शंस है। मल्टीपल रो फंक्शंस में सिर्फ ये 5 फंक्शंस आते हैं। तो क्या हैक बता रही हूँ, क्या ट्रिक बता रही हूँ बेटा, मल्टीपल रो फंक्शन पहचानने की, एग्रीगेट फंक्शन पहचानने की ट्रिक ये है कि बस इन 5 को याद रखो, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट, ठीक है। सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। इसके अलावा जितने फंक्शंस आपको दिख जाएंगे ना पेपर में, वो सब स्केलर फंक्शंस होंगे। अंडरस्टैंड, तो ये है काम आता है बच्चों के, बहुत आता है काम, ठीक है। क्योंकि जनरली कंफ्यूज करते हैं, अभी देखना आगे फंक्शंस के क्वेश्चंस लिए मैंने, आप भी कंफ्यूज होंगे यदि नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे। नहीं पढ़ा है तो आपके कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर होंगे। मेरी बात समझ में आ गई, पढ़ा है तो कोई बात ही नहीं है, आपके जो रिवीजन है वो हो जाने वाला है, और नहीं पढ़ा है तो भी बढ़िया बात है, आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाना है, आपको चीजें क्लियर हो जानी है, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर समझ में आ गया, दैट इज मल्टीपल रो फंक्शन। और स्केलर फंक्शन क्या होता है, सिंगल रो फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल रो फंक्शन होता है। दोनों चीजें याद रखना, इनमें डिफरेंस भी आता है एग्जाम में। नाउ प्राइमरी लॉ इन इंडिया फॉर मैटर्स रिलेटेड टू ई-कॉमर्स एंड साइबर क्राइम इज, इंडिया में एक लॉ क्रिएट किया गया है, एक लॉ बनाया गया है ऑनलाइन दुनिया के लिए। जो लोग ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, वहां जो धोखाधड़ी होती है, वहां जो प्रॉब्लम्स होती है, साइबर क्राइम आजकल दिन पे दिन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है, एक लॉ बनाया गया है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है IT एक्ट 1995, 2000, 1998 या 2010। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, याद रखना 2000, IT एक्ट 2000, व्हाट द आंसर इज IT एक्ट 2000, ओके, इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। Now, Ravisha has stored the records of all students for her class in a MySQL table. Ravisha जो है MySQL table में students के रिकॉर्ड को एंटर करती है, okay. Now suggest a suitable SQL clause that she should use to display the names of students in alphabetical order. अब आपको यहाँ पे बताना है कि वो जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करती है, वहाँ पे नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जो भी नाम लिखे हुए हैं उसको A to Z ऑर्डर में सॉर्ट करना है, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नहीं बताया यहाँ पे कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, दैट इज A to Z। तो इसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, दैट इज सॉर्ट बाय, अलाइन बाय, ग्रुप बाय या ऑर्डर बाय। तो बेटा जी यहाँ यूज होता है ऑर्डर बाय क्लॉज, याद रखना कौन सा क्लॉज यूज होता है, दैट इज ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्लॉज होता है जो कि किसी भी डेटा को ऑर्डर में अरेंज करता है। ऑर्डर समझ रहे हो ना, A to Z, 0 to 9, 9 to 0, Z to A। तो जब ये चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो हम बोलते हैं कि असेंडिंग सॉर्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, असेंडिंग सॉर्ट, सॉर्टिंग भी कहते हैं उसको, आप क्या कहते हो, सॉर्टिंग भी कहते हो। सॉर्टिंग के लिए जो क्लॉज यूज होता है वो कौन सा होता है,
ऑर्डर बाय क्लॉज, अंडरस्टैंड दिस थिंग, असेंडिंग सॉर्ट कहते हैं। और वही जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब होती है तो इसको कहते हैं हम डिसेंडिंग सॉर्ट। क्या कहते हैं इसको हम? डिसेंडिंग सॉर्ट। आई बात समझ में? असेंडिंग सॉर्ट मतलब 0 to 9, ओके, और A to Z। और वही यदि मैं डिसेंडिंग की बात करूं तो इसका ऑपोजिट 9 to 0 और Z to N। क्लियर हुआ? असेंडिंग सॉर्ट डिफॉल्ट होती है, ये भी याद रखना, असेंडिंग सॉर्ट डिफॉल्ट होती है, इसके लिए आपको कुछ मेंशन नहीं करना होता है। लेकिन वहीं जब डिसेंडिंग सॉर्ट की बात की जाए तो भाई इसके लिए आपको DESC मेंशन करना होगा। क्या मेंशन करना होगा? DESC। क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? चलो समझ में आ गया। द वन एंड ओनली ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग। डन? कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। फिर से कह रही हूँ, बार बार नहीं कहूंगी, पेन पेपर लेके बैठो, अभी भी आपके पास समय है, टिक मार्क करते चलो जो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपकी प्रिपरेशन आप खुद कर पाओगे, खुद को एनालाइज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक हुई है, एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो कितना नहीं हो। समझ में आ रहा है? चल, टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम डेटा वैल्यूज इन अ कॉलम ऑफ MySQL टेबल, MySQL टेबल से लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को यदि रिमूव करना है, समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये टेबल है, टेबल का एक कॉलम है नेम, क्या कॉलम है? नेम, ठीक है। अब यहाँ मैंने मेरा नाम लिखा, सपोज बरखा, समझ में आई बात? और इसके बाद में इतनी स्पेस मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस है इसको यदि हटाना है तो इसके लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं? लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन या एलट्रिम फंक्शन। भाई लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आपको स्पेस हटाना है, तो इसके लिए यूज करते हैं हम कौन सा फंक्शन? ट्रिम फंक्शन। ट्रिम जो है दोनों तरफ से स्पेसेस को रिमूव करता है, लेफ्ट जो है वो सिर्फ लेफ्ट साइड से, मतलब एल्ट्रिम की बात कर रही हूँ, एल्ट्रिम जो है लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा, आर्ट्रिम जो है राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगा। और लेफ्ट और राइट दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, जो लेफ्ट से स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग देते हैं, और राइट जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग के राइट साइड से आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ट्रिम फंक्शन इज यूज्ड टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, क्लियर हुआ? वही एल्ट्रिम आर्ट्रिम लेफ्ट और राइट साइड से रिमूव करते हैं। समझ में आ रही है अच्छे से बात? कंफ्यूज मत होना बेटा, बिल्कुल भी। बहुत इजी क्वेश्चंस है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आएंगे। अब मैं इजी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे तो सब पता है, आपकी क्या कंडीशन है वो आप समझते हो। कितने बच्चे हैं जिसको अभी तक के क्वेश्चंस इजी लगे? अभी तक जो हमने 4 से 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो इजी लगे? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में थम्स अप देके बता दो मुझे, ओके, यदि आपको क्वेश्चंस इजी लगे हैं तो। आगे अभी कहानी बाकी, मतलब आगे की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो, इफ अ सब स्ट्रिंग इज नॉट अ प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, द instr फंक्शन रिटर्न्स। सारे वो फंक्शंस लिए जो एवरी ईयर पेपर में आते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सारे वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ इस सेशन में इंक्लूड किए जो एवरी ईयर आते हैं। मतलब समझ जाओ कि अगले साल या इस साल, अगला साल तो ठीक है, इस साल 29 वाले मार्च को होने वाले पेपर में भी आएंगे बेटा जी, ठीक है। चलो, इफ अ सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, द instr फंक्शन व्हाट रिटर्न्स। ये instr फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को सर्च करके बताना कि प्रेजेंट है या नहीं है। समझ में आई बात? जैसे कि क्लास टीचर का काम होता है ना, स्कूल में आप आए हो या नहीं आए हो आपकी प्रेजेंट या एब्सेंट बताना, बिल्कुल वैसी instr फंक्शन बताता है कि कोई स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। होती है तो वो पोजीशन रिटर्न कर देता है, नहीं होती है तो क्या रिटर्न करता है? 1, -1, 1 नल या 0। तो जब स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होती है तो इट विल रिटर्न 0। क्या रिटर्न करेगा? 0। याद रखना, ठीक है। instr फंक्शन यदि एबल नहीं होता है किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने में, देन इट रिटर्न्स 0। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is based on सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पेंडास लाइब्रेरी में 2 डेटा स्ट्रक्चर है जो आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो 100% आएंगे, जिसके बिना पेपर नहीं बनेगा। पेंडास लाइब्रेरी के वो 2 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, वन इज सीरीज एंड वन इज डेटा फ्रेम। डू यू ऑल नो दैट ना? तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो कि 1 डायमेंशनल डेटा एरे को क्रिएट करता है, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप इंडेक्स के साथ में कोई 1D एरे जैसे एरे क्रिएट कर सकते हो, जैसे numpy में क्रिएट करते हो। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का क्या आउटपुट होगा? इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। क्या ये लाइन सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है मैम। पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है तो हम उसके एलियास नाम के साथ, दैट इज पीडी के साथ में उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप जरा जल्दी से आंसर करके बताओ मुझे कि ये जरूरी है कि पीडी नाम से ही इंपोर्ट करें? क्या ये जरूरी है कि हम पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें तो पीडी नाम से ही इंपोर्ट करें? किसी दूसरे नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस और नो लिखकर बताओ कि यस वी कैन इंपोर्ट दिस एज अदर नेम्स या ऑलरेडी इट इज विथ पीडी। ओके, नाउ उसके बाद लिखा है माई सीरीज के लिए माई सर इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन
सीरीज फंक्शन का यूज किया है. रिमेंबर दिस थिंग, सीरीज फंक्शन में एस कैपिटल होता है ना, इस तरीके से सीरीज फंक्शन का यूज करते हैं. डेटा फ्रेम फंक्शन में डी और एफ कैपिटल होता है. इन दोनों चीज का आपको खास ख्याल रखना है. जब भी आंसर लिखो, जब भी कोड रन करो, तब भी जनरली बच्चे क्या करते हैं ना, आपको पता है कि पाइथन कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज है, फिर भी क्या कर देते हैं, इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं, तो रन नहीं होता है कोड, और परेशान हो रहे होते हैं कि पूरा कोड सही लिखा है, जैसा टीचर ने लिखा है था वैसा लिखा है, फिर भी गलत हो जाता है. तो रीजन इज बीइंग दैट कि आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं रखते हो, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. अब यहाँ पे सीरीज फंक्शन में एक सीरीज क्रिएट कर दी 0,0,0 की. ठीक है, नाउ प्रिंट करवा लिया माई सीरीज नाम के वेरिएबल को, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को. तो अब बताओ जरा चारों में से आउटपुट कौन सा होगा, जल्दी बताओ जरा, जल्दी फटाफट. ए बी सी डी, बस इतना काफी है मेरे लिए. आपको ए लिखना है या बी लिखना है या सी लिखना है या डी लिखना है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. तो बेटा जी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका व्हाट, दैट इज सी. व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर? ध्यान से सुनना, क्या बोला है, सीरीज के एलिमेंट जो होंगे 0 0 0 होंगे. तो ये तो सीरीज की हो गई वैल्यू, है ना, जो सीरीज की डेटा वैल्यू है. बट सीरीज में इंडेक्सिंग भी होती है, आपको अच्छे से पता है. इंडेक्सिंग डिफॉल्ट किससे होती है, 0 से शुरू होती है. 0 1 2, 0 इंडेक्स पर क्या है, ये इंडेक्स हो गया. 0 इंडेक्स पर क्या है, 0 एलिमेंट है. 1 इंडेक्स पर भी 0 है, 2 इंडेक्स पर भी 0 है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज सी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट से आंसर आपको करना है पढ़ के क्वेश्चन, है ना. चलो पढ़ ले क्वेश्चन. Which of the following is two dimensional label data structure of Python? Python में वन डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर तो अभी मैंने बताया सीरीज होता है. अब टू डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, रिलेशन, डेटा फ्रेम, सीरीज या स्क्वायर. तो बेटा जी रिलेशन और स्क्वायर नाम से तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है. जो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हो आप डेटा फ्रेम या सीरीज, जल्दी बताओ. तो उसे कहते हैं हम डेटा फ्रेम. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेटा फ्रेम. बात समझ में आ गई. डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रो और कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टू कंपेयर डेटा वैल्यूज ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय सेल्समैन ओवर अ ईयर. आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए तैयार रहना. 11th 12th में इस बार से सीबीएसई ने पॉलिसी चेंज करी है, जैसे मैंने आपको बताया है. भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे. भर भर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. सीबीएसई की तरफ से जो आईपी का सैंपल पेपर आया है वो भी मैं बना चुकी हूँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में. जरा सैंपल पेपर को भी एक नजर देख लेना, है ना. वो सैंपल पेपर एक तरीके से ऐसा होता है, हूबहू आपका जो पेपर आने वाला है ऐसा ही पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना. तो सैंपल पेपर में क्या देखा, क्या एनालाइज करा सैंपल पेपर में? यही एनालाइज करा ना कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कैसे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो आपको यहाँ दिख रहा है. तो बेटा ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे भी हो सकता है. यहाँ पे नाम लिया हुआ है टू कंपेयर डेटा वैल्यूज ऑफ कमीशन अर्न्ड बाय सेल्समैन. हो सकता है कि कमीशन की जगह कोई और बिजनेस वैल्यू हो, कुछ और हो, सेल्समैन की जगह कोई और पर्सन हो, है ना. तो कुछ भी बदल के दे सकते हैं, बट पैटर्न नहीं बदलेंगे, ये मेरी गारंटी है. बात समझ में आई? पैटर्न यही रहेगा, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो बदल सकते हैं. तो बी रेडी फॉर दिस. ठीक है, चलो आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ शुड प्रेफरेबली बी यूज्ड. तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ है जिसका आप यूज करोगे? लाइन ग्राफ, एरिया ग्राफ, बार ग्राफ या स्कैटर ग्राफ. सबसे कॉमन ग्राफ कौन सा होगा जो कि सेल्समैन के कमीशन को बताएगा कि इसने कितना कमीशन अर्न किया है? दैट इज बार ग्राफ. बार ग्राफ बहुत इजी होता है, रिडेबल होता है. इस तरीके से हर मंथ की, है ना, हर मंथ की डेटा वैल्यू को आप कंपेयर कर पाओगे, उसकी सेल्स को कंपेयर कर पाओगे. तो इस मंथ में सपोज कि जनवरी है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, अप्रैल में सबसे ज्यादा सेल्स अर्न की है उसमें. ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर. वेरी इजी क्वेश्चन. कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है और बताना है आपको कि कौन सा ब्राउजर नहीं है. तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं, है ना. तो जरा पहले यहाँ से आंसर कर दो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ. लाइक ओपेरा, गूगल क्रोम, लाइनक्स या मोजिल्ला फायरफॉक्स. जल्दी बताओ इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज लाइनक्स इज नॉट अ ब्राउजर ना. लाइनक्स इज नॉट अ ब्राउजर. हियर्स द करेक्ट आंसर इज लाइनक्स. लाइनक्स क्या है? यदि ये ब्राउजर नहीं है तो फिर क्या है? ये है एक ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ओपेरा ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर है, जिनके बिना तो आप इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं करते हो. इंटरनेट पे जो मेन हीरो होता है, जिसका पूरा खेल होता है, वो सिर्फ वेब ब्राउजर होता है. ये मेरी लाइन समझ में आ गई कि जैसे किसी मूवी में मेन हीरो होता है ना, जिसके बिना मूवी का कोई मतलब ही नहीं होता. हीरो नहीं होगा तो कैसी मूवी? बिल्कुल वैसे ही यदि इंटरनेट पे वेबसाइट्स को एक्सेस करना है और ब्राउजर नहीं होगा तो आप किसी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाओगे, है ना. तो मेन ब्राउजर इज वेरी मस्ट सॉफ्टवेयर so that you can access any web page or website or do any work or any
यूजिंग एनी वेब सर्विसेज, जितनी भी वेब सर्विसेज है उनको आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलो चलो आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, चलो ध्यान से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में कौन सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? बताया था अभी बोला था कि क्वेश्चन फंक्शंस के लिए भी आ सकते हैं। कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है ये बताओ, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ये बताओ, कौन सा स्केलर फंक्शन है ये बताओ, कौन सा स्केलर फंक्शन नहीं है ये बताओ, है ना। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ 5 होते हैं, जो है कि वो याद कर लो, सम, मिन, मैक्स, काउंट और एवरेज, बस। इसके अलावा जितने फंक्शन होते हैं ना सब स्केलर फंक्शन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन, काउंट, सम, मिन, मैक्स और लेन। तो बेटा काउंट, सम और मैक्स ये तो आपके एग्रीगेट फंक्शन है यही। जो नहीं है वो कौन सा है? लेन। चलो जरा आंसर चेक कर ले, लेन। तो कितने बच्चों के लेन आंसर सही है जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट की सही हो गए, है ना जी। पढ़ा है क्योंकि हमने वीडियो देखा है ना। नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कंप्लीट आईटी, पूरा आईटी एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है, पूरी तीनों चारों यूनिट के साथ, यूनिट वाइज मैंने पढ़ाया है वहां पर। ठीक है जी, समझ गए। एक और काम की बात ध्यान रखना, थोड़ा स्मार्ट स्टडी हमें करना है। जैसा मैंने बताया कि रिड्यूस्ड सिलेबस की बात बता दूं तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 2 वो वाला यूनिट नहीं आ रहा है, इसको मत पढ़ लेना, जिसमें मीन, मीडियन, मॉड और बहुत सारा डिटेल में पाइवोट टेबल वगैरह दिया हुआ है। बेटा जी वो नहीं आएगा, क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। पेंडास पार्ट 1 वाला है, ये चैप्टर नहीं आएगा। और एक लास्ट जो आपको दिया हुआ है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये 2 चैप्टर नहीं आएंगे। इन 2 को मत पढ़ने बैठ जाना, समय बहुत कम है और इन 3 से 4 दिनों में हमें पेपर को फोड़ कर आना है। तो इसके लिए जितना मैं पढ़ा रही हूँ वही पढ़ के जाना है। ज्यादा पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, कम मत पढ़ना बस, ठीक है। क्योंकि लाना क्या है हमें, पूरे 70 में से 70 नंबर, ठीक है। चलो जी आंसर बता दो। द डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड। वो डिजिटल फुटप्रिंट जो कि अनइंटेंशनली, क्या पूछा यहाँ पे, अनइंटेंशनली आपकी जो कहाँ होती है, अनइंटेंशनली जो इंटरनेट पे होती है डिजिटल फुटप्रिंट, उसको क्या कहते हो, एक्टिव, पैसिव, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे 2 टाइप की डिजिटल फुटप्रिंट होती है, वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव। तो ये बता दो अनइंटेंशनली जो डिजिटल फुटप्रिंट आपकी इंटरनेट पे होती है उसे क्या कहते हैं, एक्टिव या पैसिव? तो उसे कहते हैं पैसिव। जब इंटेंशनली आप कुछ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सेव कर रहे होते हो तो वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है, लेकिन अनइंटेंशनली जब कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी होती है तो वो कहलाता है आपका पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। इसमें डिफरेंस भी आता है, ये क्वेश्चन अनइंटेंशनली के लिए पूछा है, ये इंटेंशनली भी पूछ सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको आंसर पता होना चाहिए। ओके जी, चलो कम टू द नेक्स्ट। ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट इफ नॉट प्रॉपर्ली ट्रीटेड और डिस्पोज्ड ऑफ। सम ऑफ द फिजिबल मेथड्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट आर रिड्यूस, डैश एंड रिसाइकल। 3 R's पढ़ाए थे। ई वेस्ट में 3 R बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप ई वेस्ट को खत्म कर सकते हो? तो 3 R है, रिड्यूस एंड रिसाइकल, बीच में क्या आएगा, रीयूज, रीचेक, रीसबमिट या रेगुलर। तो हियर इज, ये साइंस में भी पढ़ा है, बच्चों वाली बात है, ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका रीयूज, 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 4 चीजें पढ़ी है ना। बिल्कुल ऐसी आप ई वेस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। नाउ असर्शन एंड रीजन, देखो 18 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 17 और 18 नंबर का क्वेश्चन होगा असर्शन रीजन बेस्ड। तो ऐसा मत सोचना कि आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेटा बिल्कुल आएंगे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी। अब असर्शन रीजन की कहानी होती है, इसको सॉल्व करने का एक हैक होता है, एक ट्रिक होता है। अब वो हैक और वो ट्रिक क्या है पहले वो समझो। जब भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे असर्शन होता है, यहाँ पे रीजन होता है, जैसे आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है। तो ये पहचानो, सबसे पहला काम सिर्फ ये करना है, सबसे पहला ये काम करना है, ये देखो कि असर्शन ट्रू है और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। असर्शन फॉल्स है या रीजन ट्रू है, पहले तो ये एनालाइज करो कि दोनों में से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और यदि ये एनालाइज कर लिया तो लास्ट के 2 आंसर में से कोई सा एक आंसर ट्रू हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू। बात समझ में आई? अब ये तो पहली चीज आपने जो एनालाइज करी। दूसरी चीज आपको क्या एनालाइज करनी है, यदि दोनों ट्रू होते हैं, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, यदि दोनों ट्रू होते हैं, आपने पढ़कर आपको लगा कि दोनों ट्रू है, तब फिर ये एनालाइज करना कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये 2 चीजें यदि आपने एनालाइज कर ली असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में तो आपका पूरा खेल यही खत्म। बात समझ में आई? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में कभी गलत नहीं करके आओगे, पूरा 1 नंबर पक्का यहाँ पे अचीव करके आओगे आप। पढ़े, स्टार्ट करें, ये ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो, अ स्टैटिक वेब पेज डज नॉट चेंज फॉर ईच पर्सन विजिटिंग द वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज वो पेज होता है जो कि हर पर्सन के थ्रू चेंज नहीं होता है।
मतलब जो फिक्स्ड होता है, और यही होता है स्टैटिक वेब पेज का काम। तो आई थिंक सो कि ये तो ट्रू है। आपको क्या लगता है, ट्रू है कि नहीं है? नाउ व्हेन वेब, अब रीजन पढ़ रहे हैं, व्हेन वेब सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ डायनेमिक वेब पेज, इट लोकेट्स एंड अपडेट्स द पेज एंड सेंड्स इट टू द ब्राउजर टू ऑफ द क्लाइंट। अब भाई यहाँ पे मुझे ये भी सही लग रहा है, बट क्या अगर मुझे ये भी सही लग रहा है तो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? तो उसको चेक कर लेते हैं, और ध्यान से आंसर आपको यहाँ पे देखना है कि मैडम जी यहाँ तो बात की जा रही थी स्टैटिक वेब पेज की, तो ये तो करेक्ट लिखा था, हमने एनालाइज किया, लेकिन वही रीजन पे जब आ जाए तो रीजन में बात की जा रही है किसकी, डायनेमिक वेब पेजेस की। तो दोनों ही अपने आप में अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। रिलेट कब करते हैं, जब एक्चुअल में वो उसका रीजन होता है। यदि यहाँ पे स्टैटिक वेब पेज के बारे में लिखा होता है रीजन में भी, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये इसका रीजन है, बट यहाँ पे ये दोनों चीजें ट्रू है, दोनों अपने आप में ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि एक में तो स्टैटिक वेब पेज की बात कर रहे हैं और दूसरे में डायनेमिक वेब पेज की बात कर रहे हैं। सो हाउ दे आर रिलेटेड, दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर ट्रू, दोनों ऑप्शंस ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बस यही ट्रिक आपको अपनानी है, पहले तो ये एनालाइज करना कि ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये हो गया तो ठीक, और नहीं होता है, दोनों ट्रू होते हैं, तो ये एनालाइज करना कि रीजन सही है या नहीं है। समझ गए बात को, समझ गए बात को? चलो अगला क्वेश्चन देख ले। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। द टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ, जो टीवी केबल आपके वहां होता है, जो आपके टाटा स्काई वगैरह की जो टीवी केबल आपने देखी होगी, वो किस टाइप के नेटवर्क का एग्जांपल होता है? दैट इज लैन, मैन, वेन और इंटरनेट। तो अच्छे से पता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज सिटी टू सिटी होती है, आपको पता है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेटा इसके फुल फॉर्म भी आते हैं, बहुत बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये 6-7 से आपको पढ़ाया होगा, इनकी फुल फॉर्म्स अच्छे से कर लेना। वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। तो लेन का एग्जांपल क्या होगा? लेन का एग्जांपल होगा आपकी टेलीफोन लाइंस। ये क्वेश्चन यदि लेन के लिए आ गया तो टेलीफोन लाइंस आ जाएगा। वेन का एग्जांपल होगा आपका केबल टीवी नेटवर्क, व्हाट, केबल टीवी नेटवर्क। और वेन का एग्जांपल होगा इंटरनेट। क्या होगा वेन का एग्जांपल? इंटरनेट। अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलो बेटा जी, ये क्वेश्चन तीनों के लिए पूछा जा सकता है, सो बी रेडी फॉर दैट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम? ऑप्शन में से देख के बताओ इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे कौन सा साइबर क्राइम है उसके लिए भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से रेडी रहना है, ठीक है। ऑप्शन है डेटा थेफ्ट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, फॉर्जरी या साइबर बुलिंग। तो बेटा डेटा थेफ्ट तो होता है, क्राइम ही होता है। फॉर्जरी ये भी क्राइम होता है, किसी का बैंक अकाउंट लूट लेना, ठीक है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये भी होता है। बट एंटीवायरस को सिस्टम में इंस्टॉल करना, ये किस टाइप का साइबर क्राइम है? ये तो अच्छा काम है मैम, वायरस से प्रोटेक्ट करने का काम है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए जब आप एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो ये किसी भी तरीके का क्राइम नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट? ई वेस्ट का एग्जांपल क्या होता है? ऑप्शंस आर अ राइपन मैंगो, या अनयूज्ड ओल्ड शूज, या फिर अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स, या फिर एम्प्टी कोला कैन्स। तो देखो यहाँ पे ई वेस्ट की बात कर रहे हैं। यदि सिर्फ वेस्ट की बात की जाती तो यहाँ पे सारी चीजें थी, है ना। बट ई मतलब क्या होता है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, बी रेडी फॉर दिस। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट होते हैं, जिसमें आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन, बैटरीज, आपके टेलीफोन्स आ जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो सब ई वेस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अनयूज्ड ओल्ड कंप्यूटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ई वेस्ट? समझ गए ना। चलो कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं, नंबरिंग करते चल रहे हो, मुझे लास्ट में बता देना कि कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। नाउ व्हिच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसीडर्ड बाय एसक्यूएल? एसक्यूएल के थ्रू कौन सी वैल्यूज है ऑप्शंस में से जो कंसीडर यहाँ पर नहीं होगी, विल नॉट बी कंसीडर्ड टू एग्जीक्यूट दैट कमांड, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। बहुत ध्यान से कमांड देखना। सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम, सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम मतलब कि यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो डिस्प्ले करेगा टेबल में जितने भी नंबर ऑफ रोज है उसको काउंट करके, ठीक है। और किस कॉलम के अकॉर्डिंग करना है? तो कॉलम नेम लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन कॉलम का नाम नहीं लिखा है। फ्रॉम इन्वेंट्री, फ्रॉम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टेबल से। अब आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू, कौन से टाइप की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी, न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, नल वैल्यू या डेट वैल्यू। जब आप कॉलम काउंट फंक्शन में, जब आप काउंट फंक्शन में स्टार लिखते हो तो क्या होता है? जब आप काउंट फंक्शन में कॉलम का नाम लिखते हो, सीएन मतलब कॉलम नेम, तब क्या होता है? काउंट फंक्शन यहाँ पर
काउंट फंक्शन यहाँ पर या तो नल वैल्यूज को काउंट करके काउंट करेगा या तो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करके काउंट करेगा, दो ही है। तो उन दोनों में से कौन सा काउंट फंक्शन है जो यहाँ काम करेगा? तो बेटा जी जो काउंट स्टार फंक्शन है ये विथ नल वैल्यू काउंट करता है, याद रखना, ये विथ नल वैल्यूज काउंट करता है। और काउंट के साथ जब किसी कॉलम का नाम लिख देते हो तो ये विदाउट नल वैल्यू काउंट करता है, और ये क्वेश्चन एवरी ईयर पेपर में आता है। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? ये काउंट स्टार और काउंट के बिना पेपर नहीं बनता है, ये घुमा फिरा के पूछते, देखो यहाँ पे कैसे घुमा के पूछा हुआ है, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ध्यान रखना। तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज, किस वैल्यू को काउंट नहीं करता है? नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम में, सपोज स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है, ये इन्वेंटरी टेबल की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट के नाम में सपोज 10 प्रोडक्ट की डिटेल है जिसमें से फोर्थ वाले प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिखा है, तो वहां पे नल वैल्यू है। तो क्या ये काउंट फंक्शन उस नल वैल्यू वाले कॉलम को काउंट करेगा? नहीं करेगा। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इफ कॉलम फीस कंटेन्स द डेटा सेट, बहुत ध्यान से समझना। अब थोड़े क्वेश्चंस ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस और कोड बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इनको समझोगे तुरंत आंसर करोगे और बिल्कुल सही करोगे, समझोगे नहीं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए समझना जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, तो इफ कॉलम फीस कंटेन्स द डेटा बेस, अब किसी टेबल में सपोज ये कोई सी स्टूडेंट टेबल की हम बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट टेबल में एक कॉलम है फीस। कौन सा कॉलम है? फीस। ध्यान से समझना, बात कर रहे हैं यहाँ पे फीस में ये सारी वैल्यूज है, 5000, 8000, 7500, फिर 5000 है, फिर 8000 है, ठीक है? ऐसे कुछ वैल्यूज स्टोर है। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी? जब आप इस टेबल पे, स्टूडेंट टेबल पे क्वेरी रन करते हो, सिलेक्ट सम, मतलब सम करवाना है हमको। क्या करवाना है? हमें सम करवाना है। सम इज एग्रीगेट फंक्शन जो मल्टीपल वैल्यूज पे अप्लाई होता है और एक सिंगल आंसर रिटर्न करता है। अब सम तो करवाना है, ठीक है, तो मैम समझ में आ गया कि पूरी फीस का टोटल हो जाएगा, बट यहाँ पे बोला है कि फीस का टोटल तो हो, उसके आगे यूज कर लिया एक क्लॉज जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज। तो पहले तो ये बताओ कि डिस्टिंक्ट क्लॉज का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट क्लॉज का मतलब होता है कि सिर्फ यूनिक वैल्यूज को काउंट करता है, ठीक है? तो अब इस हिसाब से यदि मैं फीस देखूं तो 5000, 8000, 7500, 5000, 8000, इनमें से 5000 और 8000 दो बार रिपीट हो रहा है। ये कितनी बार हो रहा है? दो बार रिपीट हो रहा है। तो जब सम फंक्शन फीस को काउंट करेगा तो 5000 को 8000 को एक ही बार काउंट करेगा, तो जितनी यूनिक वैल्यूज होती है उसको काउंट करेगा। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 0, 0, 5, 8, 5, 13, 13 और 7 कितने होते हैं? 20, तो 20,500। मतलब उसने दो बार 8000, 5000 को काउंट नहीं किया, उसकी यूनिक वैल्यूज को काउंट करा है। तो डिस्टिंक्ट, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को काउंट करना, डुप्लीकेट वैल्यूज को एक ही बार काउंट करना, ठीक है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखो 20,500, यस, 20,500, 20,500, ओके? नाउ O in FOSS stands for, देखो थोड़ी सी खांसी चल रही है, मुझे सर्दी खांसी हुआ था अभी, तो परेशान मत होना, है ना? बाकी आगे बढ़ते हैं। O means FOSS stands for। अब ये क्वेश्चन आपका सिक्योरिटी वाले से लिया हुआ है ना? अब यहाँ बताओ, चलो जरा देखो लास्ट जो चैप्टर है आपका, जो लास्ट चैप्टर आ रहा है, ठीक है? सोसाइटल इम्पैक्ट्स। कौन सा चैप्टर है? सोसाइटल इम्पैक्ट्स। FOSS, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो F का मतलब तो होता है फ्री। क्या होता है? फ्री, है ना? O का क्या मतलब होता है वो बताना है। S का मतलब होता है सोर्स, और S का मतलब यहाँ पर है सॉफ्टवेयर। तो इस O का क्या मतलब है? एक चीज और, ये क्वेश्चन आपसे S के लिए भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे F के लिए भी पूछ सकते हैं। वैसे S के लिए तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन O और F के लिए तो पूछा ही जाता है, ठीक है? तो O मीन्स व्हाट? ओरिजिनल, ओपन, ऑन या ऑपरेटिंग। यदि आपने डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अच्छे से समझे हैं सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर में, तो आंसर आपको पता चल गया होगा। अभी तक आपने खुद के लिए टिक भी कर लिया होगा। O मीन्स व्हाट? O मीन्स ओपन, फ्री, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो सारे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है, उसी को कहते हैं हम क्या? उसी को कहते हैं हम फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे लाइनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइस्क्यूएल हो गया, इनके ओपन सोर्स, इनके सोर्स कोड आपको फ्री में मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज कर लेते हो, ओके? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which SQL statement do we use to find out the total number of records present in the table orders? Orders table में present यहाँ पर records जो है उनके total number of, मतलब find out करना आपको total number of records कुल मिला के। Orders table में
जो भी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए कौन सा करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट होगा। अभी एक क्वेश्चन हमने काउंट वाला देखा जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था ना, वो सही आंसर बताना था, ठीक है। अब यहाँ पे सही क्वेरी बतानी है, ठीक है। और क्वेरी में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत बेसिक लेवल से क्वेरी मैंने समझाई हुई है, 11th क्लास की वीडियोस देख लेना, टाइम हो तो आपके पास में डेटाबेस वाला, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। वहां मैंने बेसिक लेवल से क्वेरीज बताई है, एक जल्दी जल्दी पलटा पलटा के देख लेना सारे वीडियोस को, स्पेसिफिकली क्वेरी वाले को, ताकि आपको अंदाजा हो सके, राइट। नहीं आती है तो बहुत ही बढ़िया बात है, कोई परेशानी ही नहीं है हमें। करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट फाइंड स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सिलेक्ट सम्स फ्रॉम ऑर्डर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमें काउंट करना है, फाइंड आउट करना है। जब टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं तो एकमात्र इकलौता एक ही फंक्शन यूज होता है जिसका नाम है काउंट। काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द वैल्यूज। आगे बात समझ में? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर हियर इज सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। और काउंट स्टार डुप्लीकेट वैल्यू को भी काउंट कर लेता है, नल वैल्यू को भी काउंट कर लेता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। ऑप्शन में से देख के बताओ कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। क्या बताया था मैंने? कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ओके, राउंड फंक्शन, सम फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन। अभी क्वेश्चन इसमें का देखा था हमने, है ना जी, याद आ रहा है? तो देखो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट तो होता ही है, राउंड नहीं होता है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, दैट इज राउंड। अब इसके पहले एक लेन वाला क्वेश्चन भी देखा था, है ना जी। चलो ये सब आए हुए क्वेश्चन से बेटा प्रीवियस ईयर में, इसलिए अगेन आई एम रिपीटिंग दैट थिंग कि ये जितने क्वेश्चंस आज कर लिए तो ये समझो कि आपके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व, आपके सैंपल पेपर सॉल्व, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने कर लिए। समझ में आई बात? और ये पैटर्न यदि आपको पता चल गया, एक एक क्वेश्चन आपको पता चल गया, तो इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शंस के नाम बदल देंगे, बस ऊपर नीचे कर देंगे, क्वेश्चन पैटर्न यही रहेगा, है ना जी। चलो, which one of the following functions are used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL में टेबल में से लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? मैक्स, मैक्सिमम, बिग, लार्ज। अब यहाँ कंफ्यूज कर रहा है सीबीएसई आपको, ऐसे क्वेश्चंस देखिए आपको बकायदा कंफ्यूज किया जाएगा। बेचारे जो बच्चे पढ़े हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, जो नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने तो एक नजर देखा होगा, तो वो मैक्स और मैक्सिमम में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बिग और लार्ज करके तो कुछ नहीं होता है, मैक्स और मैक्सिमम में जरूर कंफ्यूज होंगे बच्चे। तो बेटा जी अच्छे से ध्यान रखना, एग्रीगेट फंक्शन, मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, एवीजी काउंट, इनकी फुल फॉर्म भी नहीं आते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए, दैट इज मैक्स। मैक्स इज द करेक्ट आंसर। अब ये सेम क्वेश्चन आपसे ना मिनिमम वैल्यू के लिए भी पूछा जा सकता है, तो मिन के लिए MIN, मिन फंक्शन यूज होता है, ठीक है। देखो इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, आई एम टेलिंग दिस अगेन बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये फंक्शंस, अच्छे से एक बार कर लेना। फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको रन कैसे करते हैं, इसका आउटपुट क्या होता है, सिर्फ ये 3 से 4 चीज याद रखना है। फंक्शन का काम, उसका एग्जाम्पल और उसके आउटपुट को, दैट्स इट। 3 से 4 चीज आपको याद रखनी है, ओके। आपका काम हो जाएगा, आपका मार्क्स पूरे बन जाएंगे, ओके। नाउ टू डिस्प्ले द लास्ट 5 रोज ऑफ अ सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी फिर सीरीज डेटा फ्रेम पे आ गए, तो सीरीज ऑब्जेक्ट से यदि आपको आखिरी से 5 रो को रिटर्न करवाना है, मतलब सपोज कि हमने एक सीरीज बना ली, समझ गए। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरीके से मैंने एलिमेंट दिए, तो भाई हमें लास्ट से 5 को एक्सेस करना है, मतलब 10 9 8 7 6 है ना, 1 2 3 4 5, ये लास्ट से 5 को एक्सेस करना है। तो सीरीज का कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? एस डॉट हेड फंक्शन, एस डॉट टेल फंक्शन ऑफ 5, एस डॉट हेड ऑफ 5 या एस डॉट टेल फंक्शन। अभी देखो एक चीज ध्यान रखना, टेल और हेड फंक्शन को लिखने का अपना तरीका होता है, इनमें से कौन सा सही है? अगेन द कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इज हियर। और ये क्वेश्चन आपसे हेड फंक्शन के लिए भी पूछा जा सकता है, मतलब ये अभी लास्ट से 5 के लिए पूछा है, ये आपसे टॉप 5 के लिए भी पूछा जा सकता है, टॉप 2 के लिए भी पूछा जा सकता है, लास्ट 2 के लिए, लास्ट 3 के लिए, लास्ट 1 के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हेड और टेल फंक्शन जैसे मैंने कहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हेड और टेल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, लिख लो, अभी लिख लो कि एक क्वेश्चन तो इसका पेपर में चाहे लॉन्ग आंसर में आ जाए, चाहे शॉर्ट आंसर में आ जाए, चाहे 2 नंबर में डिस्क्राइब करने को आ जाए, चाहे आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, कैसे भी, लेकिन हेड टेल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर होगा एस डॉट टेल फंक्शन। याद रखना, ध्यान से समझना, यदि आपने टेल फंक्शन यूज किया है तो स्मॉल लेटर्स में यूज करो। जब बिना किसी आर्गुमेंट के यूज करते हो तो लास्ट से 5 नंबर रिटर्न करता है, और जब आप टेल फंक्शन को किसी आर्गुमेंट के साथ लिखते हो, सपोज मैंने यहाँ लिखा 1, तो लास्ट से आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, जैसे सपोज लास्ट में 10 था तो 10 मिला,
यदि आपने लिखा टेल में 2 तो लास्ट से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, लाइक 9 और 10। तो यहाँ टेल फंक्शन में यदि आप कोई भी नंबर यहाँ प्रेजेंट करते हो, कोई भी n की वैल्यू, कोई भी पैरामीटर प्रेस कर लिखते हो, तो लास्ट से उतने एलिमेंट आपको मिल जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखते हो तो ये डिफॉल्ट आपको 5 एलिमेंट्स देता है। क्या रिटर्न करके देता है? 5 एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन यदि आपसे टेल के लिए जगह पर हेड के लिए पूछा जाएगा तो ऐसे ही हेड फंक्शन होता है। हेड फंक्शन टॉप से आपको रिटर्न करता है, एच स्मॉल होता है, टी स्मॉल होता है, कैपिटल नहीं होता, याद रखना। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है कैपिटल, ठीक है? क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हेड में यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो ये डिफॉल्ट आपको टॉप से 5 एलिमेंट रिटर्न करके देगा। और यदि आप हेड में कोई पैरामीटर पास करते हो, सपोज 4 पास किया, तो टॉप से 4 एलिमेंट मिलेंगे। कुछ मेंशन नहीं करोगे तो डिफॉल्ट 5 एलिमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ गए अच्छे से? ये क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम में आता है, हेड के लिए भी आता है, टेल के लिए भी आता है। फिर से बोल रही हूँ, समझ लेना अच्छे से। नहीं समझाए तो वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। देखो, वन शॉट वीडियोस यूनिट वाइज भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, कंप्लीट वीडियो भी अवेलेबल है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसा आपको लगता है कि आपको पूरा एक साथ पढ़ना है तो पूरा देखो। आपको ऐसा लगता है कि आपके 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट है, 2 यूनिट तो कंप्लीट है, 1 यूनिट देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में से जाकर स्पेसिफिकली भी यूज कर सकते हो। मैंने कंप्लीट भी इसलिए निकाल दिया है, जो बच्चे कंप्लीट देखना चाहते हैं तो कंप्लीट देख लें, क्योंकि सर्च करने में बच्चों को परेशानी होती है। किसी को कुछ प्लेलिस्ट नहीं मिल रही होती, किसी को कोई चैप्टर नहीं मिल रहा होता है, तो इसीलिए मैंने कंप्लीट वीडियो, मर्जर वीडियो फुल आईटी का आप लोगों के लिए निकाल दिया है पहले ही, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। ओके, चलो बेटा जी, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल इंपोर्ट पेंडास लाइब्रेरी? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है जो कि पेंडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है? इंपोर्ट पेंडास एस पी डी, इंपोर्ट पेंडास एस पी वाई, इंपोर्ट पेंडास एस पी डी, इंपोर्ट पेंडा एस पी डी। देखो भाई, लाइब्रेरी तो पेंडास होती है और वो स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, कुछ भी यहाँ कैपिटल नहीं आता है। तो ये तो कैपिटल वाला यही खत्म हो गया है ना, यहाँ पे पेंडा लिखा हुआ यही खत्म। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा सही है। अब आगे देखो, इंपोर्ट पे आ जाता है। ये पेंडास एसपीडी तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंपोर्ट पे आ जाओ तो इंपोर्ट भी स्मॉल ही लिखा जाता है। ये दोनों कीवर्ड्स हैं और ये स्मॉल में ही आते हैं। सो विच इज द करेक्ट वन? सी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे तो आई कैपिटल दिख रहा है हमको, एंड पाइथन इज केस सेंसिटिव। फिर से कह रही हूँ, तो बेटा ये सिंटैक्टिकली जो क्वेश्चन है ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में। सो विच इज द करेक्ट? C1 इज द करेक्ट। बेटा कंफ्यूज मत होना, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ताकि बच्चों को आता हुआ है ना तो आते भी वो गलत करें। मेरी बात समझ में आई? कभी कभी हमें आता भी है, सब चीजें समझ भी आती है। कितनी बार आपने एक कोड लिखा हुआ इंपोर्ट पेंडास एसपीडी, बट फिर भी जब एग्जाम होती है तो एग्जाम एक ऐसा फोबिया होता है ना जिससे बच्चे डर ही जाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, बिलीव रखना अपने ऊपर, विश्वास रखना, आप सब सही करके आओगे, कुछ भूलना मत। समझ गए? समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following can be used to specify the data while creating a data frame? अब जब आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर रहे होते हो, which of the following can be used to specify the data while creating a data frame? तो आपको बताना है इनमें से किसको आप स्पेसिफाई करते हो डेटा के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आर सीरीज, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, स्ट्रक्चर्ड एंटी अरे, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा देखो, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डेटा फ्रेम को लिस्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हो, सीरीज की मदद से क्रिएट करते हो, डिक्शनरी की मदद से क्रिएट कर सकते हो, नंबर एरे की मदद से क्रिएट कर सकते हो, है ना, लिस्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी से भी आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस होना चाहिए या इनमें से कोई एक होना चाहिए? देखो जनरली 99% यदि मैं बताऊं तो ऑल ऑफ दिस वाले क्वेश्चंस में ऑल ऑफ दिस आता है। 12th वाले ये एक फैक्ट होता है 99%, लेकिन नन ऑफ द अबव में नहीं होता ऐसा, ऑल ऑफ दिस में होता है। ठीक है, ये मैंने बात 10th वालों से भी कही है। और 99% मतलब कि आपको बेसिकली क्वेश्चन तो रीड करना है, ऑप्शंस भी पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने कह दिया ऑल ऑफ दिस तो क्वेश्चन ही मत रीड करो, ऑल ऑफ दिस को टिक करके आ जाओ। थोड़ा अपना माइंड यूज करना, क्वेश्चन पढ़ के देखना, रिलेट करके देखना, बट जनरली जब आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो ऑल ऑफ दिस टिक करके आ जाना, ये मेरा कहना का मतलब है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस है, क्यों? क्योंकि हम डेटा फ्रेम को सीरीज की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर्ड एंटी अरे की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तीनों तरीके से यहाँ पे डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है ना। अब यदि मैं यहाँ समझाने बैठ जाऊंगी ना, मैं यहाँ पे बहुत कुछ समझा सकती हूँ एमसीक्यूज में, बट यदि मैंने यहाँ समझाया तो हमारा सेशन जो 1 घंटे का होना चाहिए वो कैसे आपका लेंथी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर? अभी देखा था कौन सा ब्राउजर नहीं है, बताओ। लाइनक्स वाला था ना। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ है। देखो, क्रोम, फायरफॉक्स, एज या अवस्थ। तो हियर द करेक्ट आंसर इज अवस्थ। अवस्थ इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या है अवस्थ? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉट अ ब्राउजर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। इन एसक्यूएल व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम?
कौन सा फंक्शन है इसमें से जो करंट डेट और टाइम को रिटर्न करता है? तो करंट डेट और टाइम को रिटर्न करने के लिए डेट फंक्शन होता है, टाइम होता है, करंट होता है। नाउ अगेन यू आर कंफ्यूज्ड हियर। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर तो आप सही आंसर टिक कर दोगे, नो डाउट। नहीं पढ़ा है तो कुछ बच्चे बोलेंगे यार डेट से भी तो डेट रिटर्न होती है, टाइम से भी तो टाइम रिटर्न होता है, करंट से भी तो रिटर्न होता है। बट हमें यहाँ पर चाहिए, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, जो कि करंट डेट और टाइम दोनों रिटर्न करे। तो इसके लिए होता है नाउ फंक्शन। क्या होता है? नाउ फंक्शन। एक फंक्शन और होता है सिसडेट, जो ये दोनों चीज आपको रिटर्न करता है। सो व्हाट इज द करेक्ट फंक्शन इज नाउ फंक्शन। ओके, नाउ लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ अ क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल क्रिएटिव और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन एज। आपका जो भी लीगल टर्म आप यूज करते हो अपने जो भी क्रिएटिव आर्टिस्टिक कोई वर्क होता है, या कोई आप कोई भी म्यूजिक कंपोज करते हो, या कोई इमेज, या कोई ग्राफिक्स, या कोई पेंटिंग, या व्हाटएवर यू विल अपडेट ऑन द इंटरनेट, तो उस पे आप ही का हक होता है, क्योंकि आप उसके रियल ऑनर होते हो। तो इसके हिसाब से कौन सी लीगल टर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे? कॉपीराइट, कॉपी लेफ्ट, जीपीएल या फॉस, मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टर्म को जिसको हम कहते हैं कॉपीराइट, कि आप अपने उस वर्क पर क्या लगा सकते हो? कॉपीराइट लगा सकते हो। आपको सेल करना है अपना वर्क तो आप सेल कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, आप उस पर अपना टैग लगाकर भी उसको सेल कर सकते हो। इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, कोई पर्सन यदि आपकी उस चीज को बिना पूछे आपसे यूज करता है, आपके उस आर्टिस्टिक वर्क को, आपकी कुछ लाइंस लिखी हुई है उसको बिना पूछे यूज करता है, तो बेटा वो एक्ट कहलाता है फिर प्लेजियरिज्म, जिसका नाम आपने सुना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको देखने को मिलेगा पेपर में, जरूर देखने को मिलेगा प्लेजियरिज्म का एक क्वेश्चन। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो प्लेजियरिज्म क्या होता है? जब किसी के बिना परमिशन के आप उसकी चीज को यूज कर रहे हो, वो भी ऑनलाइन जो इंटरनेट पर है, तो वो कहलाता है आपका प्लेजियरिज्म। ठीक है, चलो। डैश इज द ट्रेल ऑफ डेटा वी लीव बिहाइंड व्हेन वी विजिट एनी वेबसाइट टू फिल इन डेटा, परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन। अब अभी हमने देखा था, एक अनइंटेंशनली देखा था ना, जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। आप कितना ऑनलाइन शॉपिंग, बुक बुलवाते हो, शूज बुलवाते हो, ड्रेसेस बुलवाते हो ऑनलाइन। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया है मैडम, कौन जाता है मार्केट, है ना? आप घर बैठे एक्सेस करते हो। तो वहां पे आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होते हो, अपना बैंक डिटेल नंबर फिल करते हो, अपना एड्रेस फिल करते हो, कॉन्टैक्ट नंबर फिल करते हो, तो आप खुद से जान करके वो डिटेल फिल करते हो, ताकि सही एड्रेस पे, सही जगह पर, सही फोन नंबर पे आपकी चीजें डिलीवर हो सके। तो इसको क्या कहते हैं? ऑफलाइन फिशिंग, ऑनलाइन फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट या डिजिटल फिशिंग। तो बेटा इसे कहते हो आप डिजिटल फुटप्रिंट। और ये कौन सा फुटप्रिंट है? एक्टिव फुटप्रिंट है। एक्टिव फुटप्रिंट जब हम इंटेंशनली कुछ इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर करते हैं, वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। अभी अनइंटेंशनली देखा था, जो क्या था? जो क्या था? पैसिव था। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन समझ में आए? ये वाला क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड वे में आपसे पूछा गया है। अब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पूछा है, आपसे हो सकता है एग्जाम में किसी और एग्जांपल को देके पूछ लिया जाए, बट आंसर यही होगा, पैटर्न यही होगा। समझ गए? समझ गए मेरी बात को अच्छे से? अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन सामने है आपके। ठीक है, असर्शन दिया हुआ है, इंटरनेट कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा लाइक पासवर्ड, यूजर नेम, यूजर प्रेफरेंसेस व्हाइल सर्फिंग द इंटरनेट। रीजन दिया हुआ है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये तो ट्रू है ना? हाँ, इंटरनेट पे कुकीज होती हैं जो स्मॉल डेटा फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू दिख रहा है मैम। रीजन पे चले, टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द सर्वर्स कंप्यूटर। तो यस, हमें ये भी समझ में आ रहा है कि रीजन भी ट्रू है। अब ये आप बताओ कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? ये बताओ, क्या रीजन आपको ट्रू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो बेटा जी यहाँ पे रीजन होगा फॉल्स। व्हाई? टू मेक ब्राउजिंग द इंटरनेट फास्टर एंड इजियर इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर सर्टेन इंफॉर्मेशन। जब आप इंटरनेट को ब्राउज करते हो तब कुछ इंफॉर्मेशन सेव करते हो क्या? नहीं ना। हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरनेट को फास्टर ब्राउज कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए इंटरनेट कनेक्शन मैटर करता है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आंसर तो होगा फॉल्स और इसका आंसर होगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यदि मैंने आपको कंफ्यूज किया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंसर यहाँ करेक्ट होगा। ओके, तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस थोड़े से घुमा फिरा के आपसे पूछे जरूर जाएंगे। अच्छा, अगला असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन फिर आपके सामने दिया हुआ है। डेटा फ्रेम इज बोथ अ रो एंड अ कॉलम इंडेक्स। होते हैं क्या? यस मैम, डेटा फ्रेम में रो और कॉलम दोनों इंडेक्सेस होते हैं। अ डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल ऑफ माइस्क्यूएल। यस, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि डेटा फ्रेम में बेसिकली रो और कॉलम स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैसे अरेंज होता है, जैसे टेबल होती है ना माइस्क्यूएल में, वैसे ही अरेंज होता है। तो यार ये तो मुझे दोनों ट्रू लग रहा है और इसका रीजन भी ट्रू लग रहा है। लेट्स सी द आंसर। क्या आंसर दिया हुआ है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अब आपके सामने असर्शन रीजन के 2 से 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए और तीनों आपको अलग अलग एग्जांपल बेस्ड दिखे हैं।
ये आपका पेंडास लाइब्रेरी से लिया हुआ है, वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला। इसके पहले ट्रू और फॉल्स वाला था, उसके भी पहले हमने जो सॉल्व किया था असर्शन रीजन वाला, वो दोनों ट्रू थे बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। तो क्लियर हो रही है, पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं असर्शन रीजन की? हो रही है ना? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम अ पेंडास सीरीज। पेंडास सीरीज में से आप स्लाइसिंग की मदद से पूरी सीरीज में से, डेटा वैल्यूज में से कुछ स्पेसिफिक पोर्शन एक्सेस करते हो क्या? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक पिज्जा है, अब इस एक पिज्जा को पूरा आपको ही खाना है, नहीं, मैंने कहा इसको आपको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करके खाना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 स्लाइसेस में इसको डिवाइड कर लिया, तो अब ये पिज्जा आपका 4 स्लाइसेस में डिवाइड हो गया। तो स्लाइस में क्या कर रहे हो आप, इस होल फिगर का कोई एक एक पार्ट शेयर कर रहे हो ना। तो स्लाइसिंग में यही होता है कि आपके पास सीरीज में कुछ वैल्यूज होती है, सपोज ये पूरी सीरीज है, इसमें कुछ वैल्यूज है, आप यहाँ से यहाँ तक की एक सीरीज, स्मॉल सीरीज, सब सीरीज को एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे स्लाइसिंग कर रहे हो। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्या होगा इसका आंसर, जरा देखो। यस, स्लाइसिंग मींस वी एक्सेस अ सब सीरीज, सीरीज में से कुछ सब डेटा वैल्यूज को आप एक्सेस कर रहे होते हो, और वो डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सेस करते हो। तो एक चीज समझ लो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना। स्लाइसिंग में हम देते हैं यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू और देते हैं एंड वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गई बात। और यदि आपको स्कीप करके एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप स्कीप को भी यूज कर सकते हो, मतलब स्टेप कहते हैं उसको, स्टेप को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये जो एंड वैल्यू है ना, यदि ये पोजिशनल इंडेक्स होंगे तो एंड वैल्यू एक्सक्लूड हो जाती है, मतलब यदि आप 0 से 10 तक एक्सेस करना चाह रहे हो तो 10 वाला नंबर नहीं मिलेगा, 9 तक ही आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। बाकी आप 1 स्कीप करके 2 स्कीप करके एक्सेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ध्यान रखना कॉलम से सेपरेट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, सिंटैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। चलो, द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्वेरी लिखते समय वेयर क्लॉज का क्या मतलब होता है? तो वेयर क्लॉज किस लिए यूज किया जाता है? मैंने कहा कि आपकी क्लास में उन सारे स्टूडेंट के नाम मुझे चाहिए जिनके 90% अबव मार्क्स आए हैं। सिर्फ मैं इतना कहती कि मुझे आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, तो आप पूरी टेबल का डेटा उठा के मुझे दे देते हैं। लेकिन अब मैंने एक कंडीशन लगा दी उसमें कि मुझे उन स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए, उन स्टूडेंट के नाम चाहिए जिनके 90 अबव परसेंटेज है। तो आई पुट अप अ क्राइटेरिया, आई पुट अप अ कंडीशन देयर, जिसकी बेसिस पे अब वहां से हम फिल्टर करके डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये किसकी मदद से होता है? वेयर क्लॉज की मदद से होता है। तो यहाँ पे देखना है, क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होता है नो। फिल्टर रो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफाई कॉलम्स टू बी डिस्प्ले, नो। सॉर्ट द रिजल्ट, सॉर्टिंग के लिए क्या यूज होता है? सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय यूज होता है, याद रखना, भूलना मत, अभी बताया था क्वेश्चन। सो यस, द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं? ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, पानी की बोतल स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ जाओ बढ़िया तरीके से, है ना। सेशन हमारा थोड़ा सा लेंथी जाएगा, बट वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। बात समझ में आ गई? तो पिक्चर पूरी क्लियर है शुरू से ही जो मैंने आपको समझाई है ना जी। चलो, आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन, या रूटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेसेस। जब आप चाहते हो कि किसी एक सिस्टम ने, सपोज कि ये सेंडर सिस्टम है, इसने कुछ डेटा शेयर किया है रिसीवर सिस्टम तक, तो यहाँ पे जो डेटा है लार्ज फाइल है, तो एक लार्ज फाइल स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड होती है, और फिर ये पैकेट्स जो है रिसीवर तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो ये पैकेट्स है, इन पर होती है नंबरिंग, है ना, इन पैकेट्स में अरेंज किया जाता है और फिर इसको भेजा जाता है, ठीक है, इन सभी को रिलेट किया जाता है, तब रिसीवर तक भेजा जाता है। तो सोर्स सिस्टम से डेस्टिनेशन सिस्टम तक सारे पैकेट सही तरीके से ट्रांसफर हो जाए, एक ही रूट पर, एक ही पाथ पर ट्रांसफर हो जाए, उसके लिए कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज किया जाता है? मॉडेम, हब, रिपीटर या राउटर? सो बेटा जी, हियर्स द करेक्ट आंसर इज राउटर। इकलौता एकमात्र राउटर ही होता है जो क्या करता है, सही करेक्ट पाथ पर सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाता है। तो पैकेट स्विचिंग के लिए, मैंने जो भी कहानी बताई है पैकेट स्विचिंग की है, पैकेट स्विचिंग के लिए जिस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं वो राउटर होता है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। तो अभी मैंने आपको कितना बढ़िया तरीके से एग्जांपल देके बताया। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा ना दिया हो, इसके ऊपर आपको दे दिया हो, वन सर्वर नोट इज देयर, वन क्लाइंट नोट इज देयर, अ सेंडर पर्सन वांट्स टू सेंड द मैसेज टू द रिसीवर एंड दैट मैसेज इज डिवाइडेड इनटू सम स्मॉलर पैकेट्स। कुछ ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन यदि एग्जाम में दे दिया तो बेटा जी अच्छे से आपको सही सही आंसर करके आना होगा। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए हो कि क्वेश्चन यही आएगा, लेकिन इसको घुमा के यदि कॉम्पिटिटिव बेस्ड में दे दिया तो बस बी रेडी फॉर दिस। ओके,
चलो, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिलीट अ रिलेशन टेबल फ्रॉम अ रिलेशनल टेबल। यदि आपको क्या करना है, टेबल को रिलेशनल डेटाबेस में से टेबल को डिलीट करना है। किसको डिलीट करना है? टेबल को डिलीट करना है। तो टेबल को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? ड्रॉप टेबल, रिमूव टेबल, डिलीट टेबल, इरेज टेबल। तो बेटा देखो, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगेन है। इरेज टेबल करके कोई कमांड नहीं होती है, रिमूव टेबल करके भी कोई कमांड नहीं होती है। कमांड दो होती है, एक होती है ड्रॉप कमांड और एक होती है डिलीट कमांड। और बच्चे होते हैं यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज। तो इसका तो करेक्ट आंसर होगा ड्रॉप टेबल कमांड। व्हाई? बिकॉज ड्रॉप टेबल क्या करता है? पूरी टेबल को डिलीट कर देता है, पूरी टेबल को एक बार में डिलीट कर देता है। डिलीट कमांड क्या करती है? टेबल में से रिकॉर्ड्स को डिलीट करती है। किसको डिलीट करती है? पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करती है। पूरी टेबल डिलीट करने के लिए डिलीट को यूज नहीं करते हैं। होल टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज करते हैं। लेकिन यदि टेबल से आपको किसी एक या दो रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे डिलीट का कमांड का यूज करते हैं। दोनों में बस यही बेसिक डिफरेंस है और बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ड्रॉप टेबल कमांड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ई वेस्ट रिफर्स टू, ई वेस्ट को क्या कहते हो जरा जल्दी बताओ। तो ई वेस्ट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर दैट हैज बिकम ऑब्सोलीट, या फिर data that has been deleted from storage device, viruses that infect computers, या electronic devices that no longer in use। तो ई वेस्ट का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको लॉन्गर आप यूज नहीं कर रहे हो, जो बहुत दिनों से डंप पड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, या वो डिवाइसेस हार्म कर सकते हैं किसी को भी, है ना। देखो उसमें जो बैटरीज लगी होती है, उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो हार्मफुल होता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और धीरे धीरे डिसीजेस भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि वो एक लेड होता है, लेड से बनी हुई जो बैटरीज होती है उनमें से हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं। ई वेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। चल, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट अ कॉलम नेम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम डीएफ। डेटा फ्रेम का नाम डीएफ है। अब डेटा फ्रेम में से आपको क्या करना है? कॉलम सिलेक्ट करना है। एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड, इसके लिए कौन सा पाइथन स्टेटमेंट यूज होता है? तो देखो, डेटा फ्रेम में आपको पता है कि रो कॉलम होते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम में क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम इंडेक्सेस होते हैं और उसके अंदर फिर वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे यदि आपको किसी डेटा फ्रेम से कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? डीएफ डॉट गेट कॉलम, कॉलम नेम, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम लिखा हुआ है, डीएफ डॉट सिलेक्ट या डीएफ और पैरेंथेसिस में कॉलम नेम लिखा है। तो बेटा सिलेक्ट और गेट कॉलम करके कोई भी फंक्शन डीएफ में डेटा फ्रेम में नहीं होता है। जो होता है तो वो ये दोनों ही होते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखो, कभी भी डेटा फ्रेम या सीरीज या लिस्ट या नंबर एरे में से हम किसी एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, सो ऑलवेज वी यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, नॉट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हमेशा किसी फंक्शन को डिनोट करता है, लेकिन जब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाते हो। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, है ना, कि डीएफ डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे और ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम लिखोगे। ठीक है, समझ में आई। अब कॉलम का नाम कैसा होगा? कॉलम का नाम ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, लेबल्ड होगा, तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड के अंदर ही आपको लिखना होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नाउ बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज अ डैश प्लॉट। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में जो प्लॉट फंक्शन होता है डिफॉल्ट क्या ड्रॉ करता है? डिफॉल्ट प्लॉट फंक्शन किस तरीके का चार्ट या ग्राफ बनाता है? तो प्लॉट फंक्शन हिस्टोग्राम बनाता है, प्लॉट फंक्शन कॉलम बनाता है, बार बनाता है या लाइन चार्ट बनाता है। तो प्लॉट फंक्शन जो बनाता है वो बनाता है लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ। इस तरीके का ग्राफ यदि आपको बनाना है तो उसके लिए जो मैटप्लॉटलिब का फंक्शन यूज होता है वो होता है प्लॉट फंक्शन। बार ग्राफ बनाना है तो बार फंक्शन का यूज करते हो, है ना। हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्ट फंक्शन का यूज करते हो। ये क्वेश्चन आपसे किसी भी फंक्शन के लिए पूछा जा सकता है। बी रेडी फॉर दिस, नॉट ओनली फॉर प्लॉट फंक्शन। ओके, तो मैटप्लॉटलिब में जितना पढ़ाया है मैंने वहीं से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी हमारे पास 2 दिन और बचे हैं मैराथन्स के बेटा जी, जिसमें हम पेपर को फोड़ने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। आज तो पहला सेशन है, जस्ट शुरुआत है जो धमाकेदार है। तो धमाकेदार शुरुआत मैंने कर दी है। क्लास 12 आईपी वालों, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताओ कि देखो भाई क्लास 12 आईपी के ऐसे सेशंस आ चुके हैं जिसकी मदद से आप 70 में से 70 नंबर लेकर आ सकते हो, है ना जी। चलो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। इन एसक्यूएल द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई फिल्टर ऑन ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू आप क्या कर सकते हो? ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। और ग्रुप फॉर्म करने के लिए, कंडीशंस स्पेसिफाई करने के लिए ग्रुप बाय के साथ में क्या हैविंग का यूज किया जाता है या वेयर का यूज किया जाता है? ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ। तो ग्रुप बाय के साथ यूज करते हैं ऑब्वियस हैविंग को ही,
ध्यान रखना। सिलेक्ट के साथ वेयर यूज होता है, सिलेक्ट के साथ ग्रुप बाय भी यूज होता है, लेकिन ग्रुप बाय के साथ वेयर कभी नहीं लगता है, ग्रुप बाय के साथ हमेशा हैविंग लगता है, हैविंग क्लॉज लगता है कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। चलो, which of the following Python statements is used to import data from CSV file into pandas data frame? ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछा है आपसे, कौन सा इनमें से करेक्ट पाइथन स्टेटमेंट होगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, क्या इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो CSV फाइल को डेटा फ्रेम में। तो बेसिकली इंपोर्ट करना मींस व्हाट, इंपोर्ट करना मतलब ऐसा होता है, इंपोर्ट करना मतलब कि आप डेटा फ्रेम से जो डेटा है उसको CSV में कॉपी कर रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो मैंने वहां उल्टा बोल दिया, यहाँ ध्यान रखना। इंपोर्ट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो ये CSV फाइल पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए, किसी ना किसी लोकेशन पर .csv एक्सटेंशन से सेव होना चाहिए, तभी आप डेटा फ्रेम के डेटा को इंपोर्ट कर पाओगे। इसके लिए कौन सा फंक्शन आप यहाँ पे यूज करते हो, फंक्शन कौन सा होता है, दैट इज ओपन CV फंक्शन, रीड CV फंक्शन, लोड CV फंक्शन या इंपोर्ट CSV फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन होता है आपका रीड CSV फंक्शन। कौन सा होता है, रीड CSV फंक्शन। जरा देख लो आंसर क्या है ना, तो pd.read CSV फंक्शन, यहाँ पे CSV फाइल का नाम लिखते हो तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर जो फाइल है उसमें जाके डेटा फ्रेम से डेटा लोड हो जाता है, इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, रीड अंडरस्कोर CSV, ऐसे लिखते हो इस फंक्शन का नाम, ठीक, समझ में आ गई बात। अब डेटा फ्रेम से जब डेटा CSV फाइल में जाके इंपोर्ट होगा तो कैसे इंपोर्ट होगा, तो इसके लिए एक पैरामीटर यहाँ पे हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं SAP पैरामीटर। SAP की वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट स्पेस होती है, आप कॉमा से सेपरेट करना चाहते हो, CSV का फुल फॉर्म भी आता है, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा से सेपरेट करना चाहते हो तो कॉमा लगा दो, हैश से सेपरेट करना चाहते हो तो हैश लगा दो। डिफॉल्ट ये स्पेस से सेपरेट होते हैं, बाकी आपको जिससे सेपरेट करना है आप SAP की वैल्यू सेट कर सकते हो। अब व्हाट अबाउट यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि हमें क्या करना है भाई, फाइल को एक्सपोर्ट करना है, हमें क्या करना है कि जो CSV फाइल है वहां से डेटा को डेटा फ्रेम में लेकर जाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज होता है भाई, इंपोर्ट करने के लिए तो रीड CSV यूज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन होगा, टू CSV, याद रखना क्या, TOT2 और अंडरस्कोर लगा के CSV लिखना होगा। टू CSV फंक्शन से आप जो है CSV फाइल का डेटा डेटा फ्रेम में लाते हो, रीड CSV से हम जो डेटा फ्रेम का डेटा होता है CSV फाइल में लेकर जाते हैं, जिसको इंपोर्ट कहते हैं, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसमें सब इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया, समझ में आ गया बहुत अच्छे से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया, पूरी कहानी बस इतनी ही है, उसके बाद खत्म है इंपोर्ट का काम, ठीक है। सिर्फ आपको दो फंक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं। नाउ व्हाट इज प्लेजरिज्म, बताया था मैंने अभी आपको कॉपीराइट वाले क्वेश्चन में कि प्लेजरिज्म आपसे पूछते हैं, तो बी रेडी फॉर दिस ना। प्लेजरिज्म क्या होता है, यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेज टू द सोर्स, डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर, स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, हैकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। तो मैंने अभी आपको कहा कि किसी की कॉपीराइटेड मटेरियल को यूज करना बिना उसको रेफरेंस दिए, बिना उसको बताए, दिस इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, ठीक है, समझ गए। चलो आगे, टू काउंट स्टार फंक्शन प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ डैश विद इन अ रिलेशन इनटू अ रिलेशनल डेटाबेस, ये भी हमने देखा। काउंट स्टार क्या करता है, काउंट स्टार कॉलम्स को काउंट करता है, यूनिक वैल्यूज को काउंट करता है, नॉर्मल वैल्यूज को काउंट करता है, रो को काउंट करता है। तो कॉलम में बेसिकली टेबल में जो काउंट स्टार फंक्शन होता है वो बेसिकली बात करें तो सारी वैल्यूज को काउंट कर देता है, टोटल कितने नंबर ऑफ रोज एग्जिस्ट करती है उसे काउंट कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, या सही आंसर इज रोज। काउंट फंक्शन का काम होता है रो को ही काउंट करना, लेकिन काउंट स्टार में नल वैल्यूज भी काउंट हो जाती हैं, लेकिन यदि आप स्टार की जगह कॉलम का नाम देते हो तो नॉट नल वैल्यूज काउंट होती है ओनली, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज डू ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल पॉइंट सच एज स्विच और हब। पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था इस पर, याद है आपको, इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी डू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल पॉइंट सच एज अ स्विच और अ हब, स्टार, बस, ट्री और मैश। तो ऑब्वियस हमने डिस्कस किया था ना स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, राइट। अब एक क्वेश्चन आपसे स्टार के लिए पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे बस के लिए भी पूछ सकते हैं, ट्री के लिए भी पूछ सकते हैं, रिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। तो ये बस, स्टार, रिंग, ट्री, ये पांचों टोपोलॉजीज को अच्छे से कर लेना। नेटवर्क डिवाइसेस का भी एक क्वेश्चन आ सकता है, नेटवर्क डिवाइसेस में बात कर लें तो आपका वही मॉडेम, राउटर, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच, इनका भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो टोपोलॉजीज हैं, बेसिकली इनके फीचर्स याद करोगे, इनके क्या काम है, इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इनका पढ़ना है, ठीक है। चलो, इन द pandas डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है, if the tel function is used without specifying the optional argument indicating the number of rows to display, बिना आर्गुमेंट के यदि आप टेल फंक्शन को डेटा फ्रेम में यूज करते हो
तो व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले, तो यहाँ पे 10 एंट्रीज में से डेटा फ्रेम में 10 एंट्रीज है, 10 में से कितनी वैल्यूज जो है टेल फंक्शन रिटर्न करेगा बिना आर्गुमेंट वाला टेल फंक्शन, 0, 1, 4 और 5। अभी समझाया था मैंने, हेड और टेल का काम आपको समझाया था, तो 5 नंबर्स। मैंने क्या कहा था, क्या कहा था क्वेश्चन आपसे, कैसा भी पूछ लेंगे हेड और टेल का। तो अभी पहला क्वेश्चन जो देखा हेड टेल का वो डिफरेंट था, ये डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दो सेम क्वेश्चन को रखने का मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको चीजें क्लियर हो सके। नाउ identify the type of cybercrime that involves sending fraudulent emails to deceive individuals into revealing sensitive information. Options are hacking, phishing, cyberbullying, cyberstalking. तो इसे क्या कहोगे, इस टाइप के एक्ट को फिशिंग कहेंगे। फिशिंग इज अ एक्ट जो ईमेल के थ्रू होता है। देखो कोई भी ट्रस्टेड पर्सन से आपको ईमेल आएगा, लेकिन एक्चुअल में वो जो पर्सन है वो किसी और की आइडेंटिटी को यूज कर रहा होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो अननोन लिंक आती है किसी ट्रस्टेड पर्सन से आती है, लेकिन उसमें क्लिक कर देते हो, आपको लगता है कि आपका फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो आपके फ्रेंड ने सेंड नहीं किया होता है। ओके, तो ऐसे जो बेसिकली क्राइम्स होते हैं वो फिशिंग अटैक के अंदर आ जाता है, कि ये वो साइबर क्राइम होते हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट ईमेल्स आपको आते हैं, जिसमें कुछ लिंक्स हो सकती है, जिसके थ्रू आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड फिशिंग, जो ईमेल से रिलेटेड होता है, ईमेल स्पूफिंग के जैसा होता है। ठीक है, while creating a series using a dictionary, the keys of the dictionary become, जब आप सीरीज को क्रिएट करते हो डिक्शनरी की मदद से, मतलब समझ में आ रहा है कि आपने डिक्ट नाम की डिक्शनरी बनाई हुई है जिसमें आपने की और वैल्यू का पेयर दिया हुआ है, ये की और यहाँ वैल्यू है, और फिर जब आप एस नाम से कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हो pd.series, और उसमें आप इस डिक को पास कर देते हो, तो आपने क्या किया, यहाँ से इस डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट किया। तो यहाँ पे जो की वैल्यू है वो सीरीज का इंडेक्स बन जाता है, जो वैल्यू है वो सीरीज की वैल्यू बन जाती है। ये हमें अच्छे से पता है। तो कीज ऑफ डिक्शनरी बिकम्स व्हाट, वैल्यू ऑफ सीरीज, इंडेक्सेस ऑफ सीरीज, डेटा टाइप ऑफ सीरीज और नेम ऑफ द सीरीज। तो जो की है वो क्या बनते हैं, इंडेक्सेस, दैट इज इंडाइसेस ऑफ सीरीज। हमेशा ध्यान रखना, ये सीरीज की बात बता रही हूँ। डेटा फ्रेम में भी यदि डिक्शनरी की मदद से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो तो जो कीज होती है वो कॉलम इंडाइसेस बनते हैं। क्या होती है, कॉलम इंडाइसेस, और सीरीज में नॉर्मल इंडेक्सेस, क्योंकि सीरीज में एक ही इंडेक्स होता है, डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्सेस होते हैं। तो डेटा फ्रेम का जो कॉलम इंडेक्स है वो हमेशा डिक्शनरी की कीज बनती है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। नाउ मैच द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे आपको कुछ एसक्यूएल फंक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको मैच करना है। पहला दिया हुआ है मैक्स, जरा मैक्स का आंसर देखो, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर दिया हुआ है सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग के लिए क्या करते हो, फाइंड द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग इन अ सब स्ट्रिंग, नहीं, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए तो हम instr का यूज करते हैं, तो ये आपका थर्ड का आंसर है। सब स्ट्रिंग के लिए क्या, एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग, हाँ ये हो सकता है ना। नाउ इसके बाद बचा क्या, ऑर्डर बाय डेटा को सॉर्ट करता है, जैसे मैंने बताया सॉर्टिंग। तो भाई 3, 1, 4, 2 ये आंसर होगा। मतलब यदि मैं PQR की बात करूं तो यहाँ पे ये होगा P, ठीक है, P का 2 आंसर होगा, Q का कौन सा आंसर होगा, Q का S होगा, और R का कौन सा होगा, R का होगा ये वाला 3, और उसके बाद बचा क्या, PQRS, Q का होगा आपका 4। समझ में आई बात। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो P1, अच्छा P1 है क्या, ना P2 है ना, here is the correct answer। P means what, जहाँ पे आपका 1 आंसर है। ओके, तो बताओ जरा जल्दी से आंसर करेक्ट क्या होगा। यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ दी हुई है, जरा देखें। यस, P2। ओके, हमने ये नंबरिंग गलत कर दी, बाकी करेक्ट है। देखो P का 2 रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू। सब स्ट्रिंग का आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सट्रैक्ट द करेक्ट पोर्शन। ये नंबरिंग मैंने 1 2 3 कर लिया था, उस वजह से ऐसा हो गया, मैंने इसको 1 2 3 दे दिया था। ठीक है, एक्चुअल में ये PQRS और वो 1 2 3 है। भाई डोंट कंफ्यूज, हमने आंसर सही किया था, बस ये नंबरिंग जो है इसमें कंफ्यूज हो गए थे। बट आप ऐसा मत करना, एग्जाम में PQRS को ही सही करना और 1 2 3 4 को ही मैच करके आना, है ना। देखो इन str किससे फाइंड हो रहा है, इन str फाइंड द पोजीशन एंड ऑर्डर वाइज द सॉर्टेड। ठीक है, देख लो P का 2, Q का 4, R का 1, S का 3। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ PQRS लिखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई, और यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 उधर होना चाहिए, अल्फाबेट इधर होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम 1 2 3 4 ही देते हैं ना सही आंसर। ठीक है, बट यू डोंट कंफ्यूज, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैच द कॉलम आ सकते हैं, असर्शन रीजन आ सकते हैं। ये मैच द कॉलम सीरीज डेटा फ्रेम को लेकर भी आ सकते हैं, जो आपसे फंक्शंस को लेकर पूछे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बूलियन इंडेक्सिंग इन पेंडास डेटा फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर। ध्यान से समझो, पेंडास डेटा फ्रेम में बूलियन इंडेक्सिंग यूज होता है। तो सुनना, सीरीज में 2 इंडेक्सिंग होती है, लेबल्ड और पोजिशनल। डेटा फ्रेम में 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, लेबल्ड और साथ में होती है बूलियन। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो बूलियन इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, creating a new data frame, sorting a data based on index labels, joining data using tables, या filtering data based on a condition. So here's the correct answer is what, filtering data based on a condition. आप
बुलियन इंडेक्सिंग में कंडीशन देते हो, उस कंडीशन के बेसिस पे सिर्फ 2 आंसर निकलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो बुलियन आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो एक कंडीशन के बेसिस पर ही करेगा ना। आई बात समझ में अच्छे से? तो यहाँ पे डेटा की क्या होती है, फिल्टरिंग होती है एक तरीके से। नाउ व्हिच मैटप्लॉटलिब इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम? कौन सा मैटप्लॉटलिब प्लॉट है, ग्राफ है, जो कि टाइम के साथ में जो चेंजेस आप दे रहे हो वो रिप्रेजेंट करता है? दैट इज बार प्लॉट, हिस्टोग्राम, लाइन प्लॉट या हिस्टोग्राम एंड बार प्लॉट। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज लाइन प्लॉट, क्योंकि डिफॉल्ट जो प्लॉट होता है वो लाइन प्लॉट ही होता है, और टाइम के साथ में एक जो लाइन है ना वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देती है, ठीक है। तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज लाइन प्लॉट। अंडरस्टैंड? Which type of network covers a small geographical area like a single office building or a school campus? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कि स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग और एक स्मॉल एरिया में लगने वाला जो नेटवर्क होता है, किस टाइप का नेटवर्क होता है जो स्मॉल रेंज को कवर करता है? दैट इज पेन, मैन, लैन एंड वैन। तो देखो लैन, मैन, वैन की कहानी तो मैंने समझा दी शुरुआत में। पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो किसी एक घर में आप अपने लैपटॉप को, पीसी को, 4 मोबाइल फोन को कनेक्ट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड पेन। बट एक पूरी बिल्डिंग, एक पूरा स्मॉल सा कैंपस, तो उसके लिए जो यूज होता है दैट इज लैन, है ना। सो 10 मीटर से 100 मीटर की रेंज में जो आप कंप्यूटर्स कनेक्ट कर पा रहे हो, सिंपली यदि बात करें तो वो आपके हो जाएंगे लैन कनेक्टिविटी, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगेन द असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन विल कम। देखो वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। क्या एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में आप कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हो? सो इट इज ट्रू, यस वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम। कैसे ऐड करते हो? डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो, यहाँ पे जो कॉलम ऐड करना है, सपोज नेम नाम का कॉलम ऐड करना है, और जो भी नाम आपको ऐड करना है, सपोज मुझे मेरा नाम ऐड करना है तो मैंने लिख दिया, तो आपने क्या करा, इस तरीके से एक नया कॉलम ऐड कर दिया। यस मैम वी कैन ऐड। डेटा फ्रेम आर साइज म्यूटेबल। क्या डेटा फ्रेम का साइज म्यूटेबल होता है? तो आपको यहाँ बताने की पहले तो ट्रू है कि फॉल्स, और है तो कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखो डेटा साइज का जो टाइप होता है वो म्यूटेबल होता है, और यहाँ भी डेटा फ्रेम की बात हो रही है, यहाँ भी डेटा फ्रेम की बात हो रही है, दोनों ट्रू है ना, तभी तो आप उसमें कॉलम ऐड कर पा रहे हो। यदि म्यूटेबल नहीं होता तो क्या आप उसमें कॉलम को डिलीट या रीनेम या ऐड या डिलीट कर पाते? नहीं कर पाते ना। म्यूटेबल है जब भी हम काम कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड बोथ आर ट्रू। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से? असर्शन रीजन दोनों ट्रू होना चाहिए और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तभी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ओके चलो, असर्शन रीजन का दूसरा क्वेश्चन। असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला मिलेगा आपको पेंडास वाली यूनिट से, मतलब डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास पार्ट 1, और दूसरा क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का या फिर माइस्क्यूएल का। तो तीनों यूनिट से आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ इन एसक्यूएल इंसर्ट इनटू अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल कमांड। क्या एसक्यूएल में आप इंसर्ट इनटू का यूज करते हो? और इंसर्ट इनटू क्या डीडीएल का एसक्यूएल कमांड होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में इंसर्ट का यूज करते हैं क्या? पहले तो ये बता दो, नहीं करते हैं ना। नाउ डीडीएल कमांड आर यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव, और डीडीएल कमांड की मदद से आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो के डेटाबेस को। तो हियर्स द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। बात समझ में आई? डीडीएल की मदद से आप डेटा वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो रिकॉर्ड है उनको इंसर्ट नहीं कर सकते, रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते, उसके लिए डीएमएल स्टेटमेंट यूज होता है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो ए इज फॉल्स, हाँ ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने? तो डीडीएल से हम टेबल का स्ट्रक्चर मतलब कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का साइज बदलना है, कॉलम को ऐड करना है, कॉलम को डिलीट करना है, लेकिन उसके अंदर के रिकॉर्ड को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करना है तो डीएमएल यूज होता है। ओके क्लियर? अच्छे से पिक्चर समझ में आ गई ना, क्या क्या समझाया मैंने यहाँ? चलो, इन डैश टोपोलॉजी द डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस इन हायरार्किकल मैनर। कौन सी टोपोलॉजी जिसमें हायरार्किकल मैनर में जो है डेटा वैल्यूज अरेंज होती हैं? स्टार, ट्री, मैश या बस। जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट पे नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, यदि वो हायरार्किकल मैनर में कनेक्ट होते हैं तो इसे कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जिसमें सेंट्रल हब होता है वो स्टार होती है, जिसमें इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है तो वो ट्री टोपोलॉजी होती है, जिसमें सिक्वेंशियली एक मेन बैकबोन होती है तो बस टोपोलॉजी होती है, जिसमें रिंग के फॉर्मेट में सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो रिंग टोपोलॉजी होती है, जिसमें हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है तो वो मैश टोपोलॉजी होती है। बस ऐसे ही याद करना है, ठीक है। Now the next question is again competency based questions. Ridhima purchased a license for a copy of software and made additional copies without the permission of copyright owner. देखो रिधिमा ने क्या किया हुआ है? रिधिमा ने एक परचेज किया है लाइसेंस,
किसी सॉफ्टवेयर का, ठीक है, उसका लाइसेंस का कॉपी परचेज किया एक्चुअल में, अब विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइटेड ऑनर, बिना ऑनर की परमिशन के, सो दिस एक्ट ऑफ हर इज नोन एज, इस एक्ट को क्या कहोगे, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, आइडेंटिटी इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या पेटेंट। तो देखो भाई, कॉपीराइटेड मटेरियल को बिना किसी की परमिशन के यूज कर रहे हो तो इसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहेंगे, और इन शॉर्ट इसको हम प्लेजरिज्म भी कहेंगे। बात समझ में आ गई ना? तो क्या कहेंगे इसको, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कि उसकी कॉपीराइट का, सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट का उल्लंघन किया गया है। डन। नाउ what can an individual do the enhance the privacy of data stored digitally? आप डिजिटली जो भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो उसकी यदि प्राइवेसी को आपको सिक्योर करना हो, उसकी यदि प्राइवेसी को आपको इनहेंस करना है, तो किसका यूज करेंगे हम? इंडिविजुअल पर्सन को क्या करना चाहिए? शेयर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? बिल्कुल नहीं, है ना, वहां तो सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है वैल्यूज। यूज योर डेट ऑफ बर्थ एज योर पासवर्ड, पासवर्ड की तरह आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रेगुलरली अपडेट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस, आपके डिवाइस में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो। हाँ, ये सही लग रहा है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज, तो ये भी नहीं। जो करेक्ट है वो क्या है? सी, दैट इज सी ही करेक्ट लग रहा है ना हमें, कि यदि प्राइवेसी को एनहांस करना है तो हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितने सॉफ्टवेयर है उनको टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर जब फंक्शन यूज होते हैं तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। तो सिलेक्ट के अंदर पावर फंक्शन लिखा हुआ है, पावर फंक्शन के अंदर मॉड फंक्शन लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से समझना, मॉड फंक्शन रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो सपोज कि यहाँ डिवाइड कर रहे हो आप 3 से 17 को, जब आप 3 से 17 को डिवाइड करते हो तो 3 6 कितना होता है? 3 6 18 ना, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो मॉड फंक्शन ने तो रिटर्न कर दिया 2। अब पावर फंक्शन क्या करता है? पावर फंक्शन बेसिकली जो नंबर यहाँ लिखोगे उसका आंसर रिटर्न करेगा। तो मॉड का आंसर क्या रिटर्न हुआ? 2। तो 2 की पावर 2, दैट मींस कितना हो गया? 4। जरा देखो यहाँ 4 आंसर दिख रहा है क्या? यस, डी इज द आंसर। देख लेते हैं क्या डी इज द करेक्ट आंसर? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे बेटा, एंड बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इन माइस्क्यूएल? इनमें से बताना है कौन सा माइस्क्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। कौन सा माइस्क्यूएल का एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? एवरेज, मैक्स, एलकेस, मिन। सेम क्वेश्चन इज अगेन हियर। तो मिन मैक्स सम एवरेज काउंट, ये तो हमें याद हो गए मैम। इसके अलावा क्या दिख रहा है? एलकेस। तो एलकेस इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, ये 3-4 साल से कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाओ। ठीक है, समझ गए ना? चलो, डैश इज अ गेनिंग ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जब कोई पर्सन अनऑथराइज्ड वे में आपके कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को एक्सेस करता है, उसको परमिशन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और आपके सिस्टम से डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इसको फिशिंग कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं, हैकिंग कहते हैं, या कॉपीराइट वायलेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसे हम क्या कहते हैं? हैकिंग, है ना। जब कोई आपके पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करता है, आपके ईमेल को हैक करने की कोशिश करता है, मतलब वो अनऑथराइज्ड वे में उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। Which of the following is not true with respect to CSV फाइल? CSV फाइल के रेस्पेक्ट में कौन सा आंसर सही नहीं है? बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, नहीं है बोला है, ठीक है। Values are separated by commas. Two CSV can be used to save data frame to a CSV file. CSV is created using a word processor, or CSV file is a type of text file. So here's the correct answer is what? Here's the correct answer is word processor. CSV फाइल को Excel में क्रिएट करते हैं, किसमें? Excel में, ना कि word processor में क्रिएट करते हो, ठीक है। बाकी सब CSV फाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, राइट। नाउ व्हिच MySQL कमांड हेल्प्स टू ऐड अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू एनी टेबल दैट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड? क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी MySQL कमांड है जिसमें जो हेल्प करती है आपको प्राइमरी की को ऐड करने में? टेबल पहले से क्रिएटेड है, अब आपको टेबल में प्राइमरी की वाला कॉलम ऐड करना है, आपको बताना है कि टेबल का ये कॉलम प्राइमरी की है, तो आप इनमें से कौन सा कमांड यूज करोगे? अपडेट, इंसर्ट इनटू ऑल्टर टेबल या ऑर्डर बाय? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बेटा जी ऑल्टर टेबल। मैंने क्या बताया था? टेबल में बदलाव करने हैं, टेबल का कॉलम का नाम बदलना है, टेबल में नया कॉलम ऐड करना है, टेबल में कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल का यूज करते हैं। बाकी ये जो कमांड्स है ना, ये सब रिकॉर्ड पे अपडेशन के लिए यूज होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी? क्वेरी आपके सामने, इसका आउटपुट बताना है। सबस्ट्र, मिड, सबस्ट्रिंग, ये तीनों एक ही फंक्शंस होते हैं, तीनों का एक ही काम होता है। चाहे यहाँ पे सबस्ट्र दे दे, सबस्ट्रिंग दे दे, मिड दे दे, एक ही काम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो, सिलेक्ट सबस्ट्र, आपको स्ट्रिंग दी हुई है G20 2023 इंडिया, क्या लिखा हुआ है? G20 2023 और दिया हुआ है इंडिया, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आपको एक्सट्रैक्ट करना है 5 से कैरेक्टर्स,
तो 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 और स्पेस 9 10 11 12 13 और 14। आपको 5 से एक्सट्रैक्ट करना है और कितने एक्सट्रैक्ट करना है, 4 कैरेक्टर्स। तो 5 यहाँ से है आपका, 5 से 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया आपके 2023। दिस इज द सब स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज बी, दैट इज 2023। स्पेस भी काउंट होता है, याद रखना, स्पेस भी काउंट होता है। सो यस, द करेक्ट आंसर इज 2023। क्लियर? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये पाइथन का कोड दिया हुआ है, बहुत ध्यान से कोड पढ़ना और आंसर करना। अब दिया क्या है आपको? इंपोर्ट पेंडास एसपीडी, बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है। डीटी मतलब डीडी नाम की एक डेटा फ्रेम बनाई, डिक्शनरी बनाई हुई है, डेटा फ्रेम नहीं डिक्शनरी, करली ब्रैकेट से डिक्शनरी बनती है। 1 2 3 और 7, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 एंड 7 ये कीज वैल्यू है और इनकी वैल्यू ये दी हुई है। समझ में आ गई बात? ओके, अब आप क्या कर रहे हो, आरआर नाम की एक सीरीज बना रहे हो और इस सीरीज में आपने इस डिक्शनरी को पास कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब आप आरआर करके मतलब उस आरआर नाम की सीरीज से 4th एलिमेंट ऐड कर रहे हो जिसमें 4 असाइन कर रहे हो और फिर उस सीरीज को प्रिंट करवा रहे हो। तो ये बताओ कि 4 कहाँ ऐड होगा? 4 क्या यहाँ बीच में ऐड होगा या यहाँ लास्ट में ऐड होगा? तो ऑप्शंस आपके सामने देखो, 1 2 3 7 ये तो रॉन्ग है क्योंकि 4 ऐड किया हुआ है, नया हमने एक वैल्यू ऐड किया हुआ है सीरीज में। यहाँ पे 4 बीच में ऐड होगा या यहाँ पे 4 टॉप पे ऐड होगा या 4 सबसे लास्ट में ऐड होगा? तो बेटा जी यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। वाई? क्योंकि जो भी नया एलिमेंट एग्जिस्टिंग सीरीज में आप ऐड करोगे तो वो लास्ट में जाके ही ऐड होगा। यहाँ सीरीज सीक्वेंस नहीं देखता है, जब एलिमेंट आपने यहाँ क्रिएट करे इसके बाद जो भी ऐड करोगे तो वो लास्ट में ही जाके ऐड होंगे। ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपको सीरीज के लिए पूछा है, ये आपसे डेटा फ्रेम के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। Which of the following clause cannot work with select statement in MySQL? इनमें से कौन सा क्लॉज है जो MySQL में सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज नहीं होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ काम नहीं करता है? नहीं करता है, ये पूछा है, ध्यान से समझना। दैट इज फ्रॉम, इंसर्ट इनटू, वेयर या ग्रुप बाय। तो देखो फ्रॉम भी लगता है सिलेक्ट के साथ में, वेयर भी लगता है, ग्रुप बाय भी लगता है, ये सब सिलेक्ट के साथ में यूज होता है। इंसर्ट इनटू सिलेक्ट के साथ में कभी यूज नहीं होता है ना। तो यस, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी, इंसर्ट इनटू। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल नॉट शो फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द पेंडास सीरीज? कौन सी कमांड है जो कि पहली 5 रो को शो नहीं करती है? विल नॉट शो, S1 नाम की सीरीज है उसमें से पहले 5 एलिमेंट को शो नहीं करेगी। S1 0 to 5, S1 डॉट हेड फंक्शन, S1 डॉट हेड में 5 लिखा हुआ है, S1 डॉट हेड में 0:5 लिखा हुआ है, शो नहीं करेगा, ये बोला है बेटा जी, ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, दैट इज डी, S1 डॉट हेड ऑफ 0:5। पहली बात तो हेड को यूज करने का ये सही तरीका होता ही नहीं है। आप ऐसे भी यूज करोगे तो भी 5 एलिमेंट मिलेंगे, बिना लिखे भी यूज करोगे तो भी 5 एलिमेंट मिलेंगे, स्लाइसिंग का यूज करोगे तो भी 5 एलिमेंट मिलेंगे, तीनों वैलिड तरीके हैं। लेकिन कभी भी हेड फंक्शन के साथ में आप स्लाइसिंग को यूज नहीं करोगे, तो स्लाइसिंग का तरीका हुआ, हेड तो फंक्शन है जो कि पैरेंथेसिस के साथ यूज होता है, यहाँ पे दोनों चीजों को मर्ज करके दे दिया, आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, समझ गए? आ गई बात समझ में? Now come to the next question. Rama was unable to understand how the recruiters will able to know about their digital activity when she has not shared anything with them. Competitive based question समझ में आ रहा है? The recruiters might have checked dash of the Rama. Carbon footprint, water footprint, online print या digital footprint. तो obvious सी बात है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? मैम डिजिटल फुटप्रिंट की ही बात की जा रही है। तो देखो डिजिटल फुटप्रिंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो सब अलग अलग तरीके हैं, जहाँ पे एक्टिव फुटप्रिंट, पैसिव फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, which MySQL string function is used to extract a substring from a given string based on specific starting position and length? अभी मैंने बताया ना सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे किसका यूज किया हुआ है? सब स्ट्रिंग इंडेक्स नो, लेंथ नो, ट्रिम नो, हाँ मिड का यूज करते हैं, है ना, मिड सब स्ट्रिंग, या फिर मैंने एक और फंक्शन बताया था सब str, है ना। तो इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन यूज कर लो, तीनों का काम एक जैसा ही होता है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज मिड, याद रखना, सब स्ट्रिंग इंडेक्स नहीं होगा करेक्ट। नाउ द सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री फॉर एनीवन एंड इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल, बात आ गई सामने, वो सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जो हर कोई यूजर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यूज कर सकता है, जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कोड में बदलाव करके अपना कोई वर्जन उस सॉफ्टवेयर का डिजाइन कर सकते हो, उसे क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरी, कमर्शियल, फ्री एंड ओपन सोर्स या कॉपीराइटेड। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
ओके, बात समझ में आ गई? चलो, नाउ द डैश हेल्प इन डेटा प्रोटेक्शन थ्रू कॉपीराइट्स, पैटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। इनमें से बताना है कौन सा है जो कि कॉपीराइट और पैटेंट्स और ट्रेडमार्क में हेल्प करता है। दैट इज डेटा प्राइवेसी राइट, राइट टू इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या राइट टू डेटा प्रोटेक्शन। दैट इज आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसका क्वेश्चन भी आता है, मतलब इंटरनेट पे आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, कोई म्यूजिक है, कुछ भी आपने सेव किया हुआ है, कोई वेबसाइट है, कोई वेब पेज है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी है, तो हम इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा एग्जाम में, तो बी रेडी फॉर दिस। अगेन सम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आर हियर। साइबर बुलिंग कैन हैव सीरियस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन विक्टिम। साइबर बुलिंग का एक सीरियस और साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है विक्टिम पर। या ऑनलाइन बुलिंग इज नॉट अ क्राइम वाइल ऑफलाइन बुलिंग इज अ क्राइम। ऑनलाइन बुलिंग कोई क्राइम नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन बुलिंग क्राइम होता है। तो हमें साफ दिख रहा है कि रीजन तो यहाँ पे गलत ही दिया हुआ है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एनालाइज करना है, जो मैंने बताया कि मैम असर्शन तो ट्रू है, वो तो हमें पता है, लेकिन रीजन ना तो इसका रीजन है और ना ही ट्रू है, सो दिस इज फॉल्स। क्लियर, बात समझ में आई? चलो, सो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यही खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारे एमसीक्यूज जो कि टॉप एमसीक्यूज हमने यहाँ डिस्कस किए अच्छे से समझ में आ चुके हैं। बेटा यदि इसके नोट्स चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जल्दी से जाकर, ताकि मैं वहां पर आपको इस सेशन का लिंक शेयर कर सकूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको पूरा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करो कि हमने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए और आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट गए। मिलेंगे कल के धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके आने के 100% आपके एग्जाम में चांसेस है। तो लेकर आना चाहते हो पूरे 70 में से 70 मार्क्स, तो भूलना मत, कल के सेशन में जरूर आ जाना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।